हेलो बच्चों, आज हम हीट ट्रांसफर चैप्टर के एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निपटाएंगे। हीट ट्रांसफर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली टफर काइंड ऑफ टॉपिक है। हो सकता है आप में से कई बच्चों को बड़ा इसके सवाल थोड़ा सा टफर लगते हो, खासतौर से रेडिएशन वाले सवाल कई बच्चों को परेशान करते हो। तो कोशिश करूंगा कि बेटा जो एडवांस की जो थ्योरी है, जो एडवांस की बातें हैं, वो मैं सवालों के साथ साथ आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बाकी जो चैप्टर्स हैं बेटा, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आज तक डिस्कस कर रखे हैं, वो सारे के सारे आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का जो लिंक है बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा। सबसे पहले बेटा सवाल से स्टार्ट करते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया सवाल है। पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 912 वाट पर मीटर स्क्वायर are incident on a spherical black body kept in the surrounding of a temperature 300 Kelvin। सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है। ये बड़ा कोई ब्लैक बॉडी है, इस पर लगातार बड़ा कोई ना कोई लाइट कर रही है। लाइट की जो इंटेंसिटी है बड़ा वो 912 वाट पर मीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लो जो है बेटा, उसके वैसे एग्जैक्ट वैल्यू बेटा 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ होती है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए बेटा शायद 5.7 दे रखी है। Assume that energy exchange with the surrounding is only through radiation। ठीक है। The final steady state temperature of black body is close to। इस black body का final temperature कितना होगा वो मुझसे पूछा है। बड़े आराम से कर देंगे। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा उस टाइम पर इसके पास जितनी जो टेम्परेचर है उसके कारण जितनी रेडिएशन बाहर निकल रही होगी उतनी ऑफ कोर्स इस पर गिर रही होगी। इससे बाहर जो रेडिएशंस निकल रही होंगी बेटा वो कितनी होंगी? वो बेटा ऑफ कोर्स होगी हमारे पास ई, बड़ा ब्लैक बॉडी बोल रखा तो ई तो बड़ा 1 हो जाएगा, इंटू एरिया, एरिया इज 4πr² इंटू सिग्मा इंटू इसके खुद के टेम्परेचर की पावर 4। ये तो एक तरह से पावर आउट है ना? ये तो एक तरीके से बड़ा इसका पावर आउट है। पावर इन कितना है? पावर इन एक तो बड़ा ऑफ कोर्स जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ना उसकी वजह से। सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो उसकी वजह से यूं लगातार बड़ा इसके पास कुछ ना कुछ रेडिएशन आ रही है। वो कितनी आ रही है? ई ए सिग्मा, बड़ा ई तो 1 है, एरिया हो गया 4πr² इंटू सिग्मा इंटू ऑफ कोर्स बेटा जो भी इसका खुद का टेम्परेचर है उसकी पावर 4, मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसकी पावर 4, प्लस एक रेडिएशन और है बेटा, उसके कारण भी बेटा यहां पर कोई ना कोई लगातार कुछ ना कुछ बेटा ये इसके पास पावर इनपुट आ रहा है। वो कितना है? इंटेंसिटी बेटा ये इसका कितना पावर इस पर गिरेगा अगर ये फाउंड करना हो तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटेंसिटी बेटा मेरे ख्याल से 912 है, मल्टीप्लाइड बेटा ऑफ कोर्स ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑफ कोर्स बेटा πr²। स्टेडी स्टेट के अंदर दिस शुड बी इक्वल टू दिस बेटा, जैसे दोनों तरफ बराबर किया मेरे ख्याल से πr² बेटा मेरे ख्याल से बड़े आराम से कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 4 सिग्मा t⁻⁴ शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट 4 सिग्मा 300⁻⁴ प्लस बेटा व्हाट 912 बेटा πr² तो आपका कैंसिल हो ही चुका है बेटा। ठीक है, t⁻⁴ बेटा 4 के मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है 300⁻⁴ प्लस 912 डिवाइड बाई बेटा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा। बेटा सिग्मा कितना है? सिग्मा बेटा मेरे ख्याल से 5.7 इंटू बेटा 10⁻⁻⁸। बेटा मेरे पास ये आ गया। जैसे बेटा इसकी वैल्यू बेटा अपन निकालेंगे वैसे बेटा आपके पास टी की जो वैल्यू है ना बेटा, आपके पास जो टी की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास 330 केल्विन आ जाएगी, रफली बेटा 330 केल्विन के आसपास आ जाएगी। वैसे बेटा टी स्क्वायर जो है ना वो एक्चुअली ना ऐसे मतलब t⁻⁴ जो ना वो 121 इंटू 10⁻⁸ आएगा। मैं बेटा लिख दूं उसके आगे, ये बेटा लगभग एक बार चेक लेना 121 इंटू 10⁻⁸ टाइप्स कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों तरफ बेटा मैं रूट लूंगा तो बेटा मेरे पास जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 का रूट कितना होता है बेटा? 121 का रूट तो बेटा 11 इंटू बेटा ऑफ कोर्स 10⁻⁴। बेटा इसका रूट एक बार और लो, 11 का रूट बेटा निकाल के देखना चाहो निकाल के देख सकते हो बेटा, रफली 3 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। ऑप्शंस में अच्छी खासी दूरी इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता। और बेटा 10⁻⁴ का रूट बेटा कितना आएगा? 100 आएगा, तो आपके पास नियरली 330 केल्विन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इज इजी बेटा, इट्स नॉट दैट। ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है काफी बड़ा आसान सा सवाल है। अगेन बेटा दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे बड़ा मिक्सचर के ऊपर सवाल है। दोनों ही कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के ही बेटा 2015 का एडवांस का सवाल है। दो स्फेरिकल स्टार्स है ए एंड बी, एमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब बेटा ई या फिर जो एमिजिविटी है या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर है वो मैं 1 कंसिडर करना है क्योंकि बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल रखी है। रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स
दैट ऑफ बी। बेटा बी का जो रेडियस है उससे 400 गुना जो है बेटा वो आपका ए का रेडियस है। एंड ए एमिट्स 10 रेज टू पावर 4 टाइम्स द पावर एमिटेड बाय बी। और बेटा जो ए का जो पावर है ना वो बी की पावर से कितना बड़ा है, 10 रेज टू पावर 4 टाइम्स। बड़ा आराम से कह सकता हूं कि 10 रेज टू पावर 4 टाइम्स पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू बड़ा पावर ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं। द रेशियो ऑफ लेमडा ए लेमडा बी, बड़ा लेमडा ए और लेमडा बी क्या दे रखे हैं, ये मुझे दे रखे हैं देयर वेवलेंथ विच द एट विच द पीक अकर्स इन देयर रेस्पेक्टिव रेडिएशन कर्व। रेडिएशन कर्व के अंदर सबसे ज्यादा रेडिएशन जिस वेवलेंथ पर निकलते हैं ए वाले प्लेनेट के लिए और बी वाले प्लेनेट के लिए, वो मुझे लेमडा ए और लेमडा बी दे रखे हैं। आई रियली होप सारे बच्चों को याद होगा कि ये जो लेमडा है इनको हम बड़ा बोलते हैं वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन। और ये टेम्परेचर के साथ, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट होती है कि लैम्डा इंटू टी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, बट दिस कांस्टेंट इज नोन एज वेन्स कांस्टेंट। हालांकि बड़ा वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर सवाल में अगर दे रखी होती तो हम वही लेते हैं, हालांकि इस सवाल में बेटा इसकी कोई जरूरत ऐसे नहीं है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा क्या है, पावर का, पावर एमिटेड का जो फॉर्मूला है बड़ा हम बड़े आराम से जानते हैं, दैट इज ई इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। अगर मुझे ए का पावर निकालना है, बड़ा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है बड़ा, इसको तो मैं 1 ही लिखूंगा इंटू बड़ा एरिया, एरिया इज बड़ा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू बड़ा ऑफ कोर्स जो भी ए है उसके टेम्परेचर की पावर 4। अगर मैं बी का पावर अगर मैं लिखना चाहूंगा बट दैट इज ऑफ कोर्स 4 पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर इनटू सिग्मा इनटू टेम्परेचर ऑफ बी की पावर 4। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं मेरे पास पावर ऑफ ए, पावर एमिटेड बाई ए एंड पावर एमिटेड बाई बी का जो रेशियो है वो आ जाएगा 4 पाई, बड़ा 4 पाई कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, बड़ा बड़े आराम से मेरे पास आ गया आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर, टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी का स्क्वायर। वैसे बड़ा मुझे टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी में इतना इंटरेस्ट ऐसा है नहीं, मुझे तो बड़ा उनके लेमडास में इंटरेस्ट है। मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि टेम्परेचर ऑफ ए इंटू लेमडा ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेन्स कांस्टेंट। इसी तरह से टेम्परेचर ऑफ बी, लेमडा ऑफ बी, इसका मल्टीप्लिकेशन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू वेन्स कांस्टेंट। हम बड़े आराम से ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू लेमडा ऑफ बी अपॉन लेमडा ऑफ ए। बेटा पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ बी जो रेशियो है वो मेरे पास 10 रेज टू पावर 4 है। रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी, बेटा ये जो रेशियो है बेटा मेरे पास ये 400 है। टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन बेटा टेम्परेचर ऑफ बी को बेटा बड़े आराम से क्या लिख सकता हूं, ओ बेटा बेटा टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा ऑफ बी अपॉन लैम्डा ऑफ ए लिख सकता हूं। मुझे क्या चाहिए बेटा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी चाहिए। बेटा मैं उसको इधर ले आता हूं, मेरे पास आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी की पावर 4 शुड बी इक्वल टू 400 का स्क्वायर अपॉन बेटा 10 रेज टू पावर 4। बेटा दोनों तरफ फोर्थ रूट लो, थोड़ा बड़ा आराम से बोलता हूँ, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू बेटा नीचे 10 रेज टू पावर 4 का तो बेटा ऑफ कोर्स 10 बच जाएगा, ठीक है, फोर्थ रूट लोगे तो 400 का बेटा स्क्वायर का फोर्थ रूट कितना होगा बेटा, एक बार रूट करोगे तो बेटा पावर गायब हो जाएगा, अगला रूट करोगे तो 400 का रूट बेटा कितना आएगा, 20 आएगा, तो बेटा मेरे पास ये 20 आ जाएगा। 20 से बड़ा कैंसिल आ गया। आई थिंक बेटा दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट काफी आसान सा सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़िया है। एडवांस के सवाल में बेटा भाषा थोड़ी अच्छी तो होती है, तो बस लैंग्वेज समझनी है, वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं उस पर थोड़ा सा हमें इत्मीनान से सोचना है। बाकी बेटा जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना। A metal is heated in a furnace where sensor is kept above the metal surface to read the power radiated by the metal। बेटा पावर है मेटल का, लेट्स से P, उस P को बेटा उस पावर को रीड करने के लिए कोई ना कोई अपन ने इसके आस पड़ोस में कोई ना कोई सेंसर वगैरह लगा रखा है। द सेंसर हैज अ स्केल दैट डिस्प्लेज, अच्छा तो सेंसर जो रीडिंग दे रहा है ना वो एक लॉगरिथमिक स्केल में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी जो रीडिंग है बेटा मैं लिख देता हूँ साइड के अंदर कि उसकी जो रीडिंग है इट इज समथिंग लाइक दिस, कि रीडिंग ऑफ सेंसर इज समथिंग लाइक दिस, कि रीडिंग इज बेटा व्हाट, लॉग बेस टू जो भी बेटा इस मेटल के द्वारा पावर रेडिएटेड है डिवाइड बाई पी नॉट। पी नॉट बेटा ऑफ कोर्स कोई ना कोई पावर ही होगी, वो क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। पी नॉट इज ए कांस्टेंट, पी नॉट बेटा कोई ना कोई बेस टाइप कोई पावर होगी है ना, कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम टाइप कुछ पावर होगी, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं।
व्हेन द मेटल सरफेस इज एट टेम्परेचर 487 डिग्री सेल्सियस, बड़ा 487 में 273 ऐड करना तो शायद बड़ा 700 केल्विन आ जाएगा। मुझे बड़ा टेम्परेचर केल्विन में लिखना पसंद है। 700 केल्विन जब टेम्परेचर है तब सेंसर जो है वो बड़ा वैल्यू दिखाता है 1, रीडिंग 1 दिखाता है। चलो एक काम करते हैं, पहले बड़ा ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले वाले केस में जो आपके पास रीडिंग आ रही है इट इज 1, इट इज बेसिकली बड़ा व्हाट लॉग बेस 2 जो भी पावर है बड़ा पी लिख दू अपॉन पी नॉट। ठीक है, लॉग को बड़ा हटाओ तो बड़ा 2 रेज टू पावर 1 बन जाएगा। मेरे पास आ जाएगा p अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 1। तो पावर जो इस टाइम पर निकल रही है बड़ा वो 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट है। लेकिन ये सब कहां हो रहा है बड़ा, ये 700 केल्विन टेम्परेचर पर हो रहा है। आगे पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट बड़ा सवाल में हमसे वो और क्या डिमांड कर रहा है। Assume that the emissivity of the metallic surface remains constant. What is the value displayed by the sensor? ये सेंसर अब कितनी रीडिंग देगा जब टेम्परेचर आपका 2767 डिग्री सेल्सियस हो गया। बड़ा 2767 डिग्री सेल्सियस को बड़ा एक बार केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, 2800 केल्विन हो गया। 2800 केल्विन हो गया, थोड़ा पावर तो वैसे इंक्रीज हो गया बिकॉज हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। डायरेक्ट कर लूं तो पहले पावर बेटा आपके पास कुछ ना कुछ था, अब पावर आ गया पी डैश इक्वल्स टू ई ए सिग्मा नए वाले टेम्परेचर टी डैश की पावर 4। मैं बड़े आराम से सकता हूँ पी डैश अपॉन पुराना वाला पावर इज इक्वल्स टू टी डैश अपॉन बेटा पुराना वाला टेम्परेचर की पावर 4। बेटा नए वाला टेम्परेचर 2800, बेटा पहले वाला टेम्परेचर था 700 की पावर बेटा 4। बेटा 4 ही आ गया तो 4 रेज टू पावर बेटा 4 इज ऑफ कोर्स बेटा व्हाट 256। तो नया वाला जो पावर है वो पुराने वाले पावर का 256 टाइम्स है। पहले वाला पावर बेटा जितना था उसका 256 टाइम्स पावर है। तो नई वाली रीडिंग क्या आएगी? नई वाली रीडिंग आएगी, नई वाली रीडिंग विल बी लॉग ऑफ बेटा बेस 2 जो भी नया वाला पावर है अपॉन बेटा पी नॉट लॉग ऑफ बेटा बेस 2 नया वाला जो पावर है इट इज बेसिकली 256 टाइम्स जो पुराना वाला पावर था। पुराना वाला पावर बेटा जो था वो मेरे पास 2 टाइम्स पी नॉट था। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। 2 टाइम्स पी नॉट क्यों लिखा तो समझ तो गए बेटा, पी नॉट से पी नॉट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया बेटा लॉग ऑफ बेस 2 बेटा 256 इंटू 2 इज बेटा ऑफ कोर्स 512। बेटा आई थिंक 512 जो है बेटा आपके पास क्या लिख सकते हैं बेटा 512 को आई थिंक 2 रेज टू पावर 9 लिख सकते हैं। 2 रेज टू पावर 9 log base 2 raised to power 9 is of course बेटा what 9। so reading should be what 9 बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, काफी आसान सवाल बेटा। ये आपका कंडक्शन का सवाल है। कंडक्शन के सवाल बेटा रिलेटिवली थोड़े से आसान होते हैं ना, रेडिएशन के बच्चों को फिर भी टफ लगते हैं, कंडक्शन के बच्चों को काफी आसान सवाल लगते हैं बेटा। ठीक है, कोई बच्चा अगर यहां से स्किप करना चाहे स्किप कर सकता है। दो कंडक्टिंग सिलेंडर है ऑफ इक्वल लेंथ बेटा। ठीक है, दोनों की बेटा लेंथ आपको सेम दे रखी है, डिफरेंट रेडियस बेटा, रेडियस दोनों के अलग है। इन सीरीज बिटवीन टू हीट बाथ्स केप्ट एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 100 केल्विन। बेटा यहाँ का टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन है, यहाँ का टेम्परेचर बेटा आपके पास 100 केल्विन है। ठीक है, करंट बेटा ऑफ कोर्स ऐसे कुछ ना कुछ आ रहा होगा थर्मल करंट। ठीक, द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका रेडियस बेटा अगर आपके पास r है तो बेटा इसका रेडियस क्रॉस सेक्शनल का रेडियस 2r है। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया a है तो बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल ऑफ कोर्स बेटा आपके पास 4a है बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, इजंट इट? The thermal conductivities of the material of the smaller on the larger are K1 and K2। बेटा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी बेटा थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। एंड एट द जंक्शन ऑफ टू सिलेंडर द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इज 200 केल्विन। यहां का जो टेम्परेचर है ये बेटा आपके पास 200 केल्विन है। तो मुझसे K1 अपॉन K2 की वैल्यू पूछिए, थोड़ा वेरी इजी। यहां का टेम्परेचर बेटा आपके पास 300, यहां का टेम्परेचर है बेटा आपके पास 100। ये बेटा आपके पास एक थर्मल रेजिस्टर टाइप है ऐसे। मैं इसका रेजिस्टेंस R1 लिख दूं बेटा। R1 इज ऑफ कोर्स बेटा व्हाट L अपॉन K1A। इसी तरीके से बेटा ये मेरे पास एक थर्मल रेजिस्टर और है ये वाला, इसका थर्मल रेजिस्टेंस हम बड़े आराम से लिख सकते हैं L अपॉन K2। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर्स बेटा 4 टाइम्स ऑफ A। जो जंक्शन है इन दोनों के बीच में बेटा यहाँ का टेम्परेचर आपके पास 200 है। कोई इशू नहीं बेटा, बड़े आराम से हम काम बना लेंगे। हम जानते हैं कि थर्मल करंट जो होगा ना वो ऐसे आएगा। लेट्स से बेटा दिस इज I, दिस इज I। यहां से यहां तक जो थर्मल करंट है उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 300 माइनस 200 100 अपॉन R1।
इसी तरह से यहां से थर्मल करंट हम बड़े आराम से ले सकते हैं, 200 माइनस 100 बड़ा दैट इज 100 अपॉन R2। यहां से मेरे पास बड़ा इक्वेशन क्या आ गई, R1 शुड बी इक्वल टू R2। R1 कितना बड़ा, R1 मेरे ख्याल से L1 अपॉन K1A, R2 बड़ा मेरे ख्याल से L अपॉन K2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ A। बेटा ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो गई। बेटा मुझसे शायद K1 अपॉन K2 की बेटा वैल्यू पूछ रखी है। K1 अपॉन K2 बेटा वैल्यू कितनी आ गया पास, 4। आंसर शुड बी बेटा व्हाट, answer should be 4 because k1a is equals to of course बेटा 4 times k2a, a से a बड़ा कैंसिल हो गया, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं k1 upon k2 is equals to 4। आगे चलते हैं, काफी बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी है, और इस तरह की मैथमेटिकल मैनिपुलेशन बेटा आपको ना, अगर आप इस तरह के सवालों से अगर सीखते हो तो कहीं ना कहीं बेटा अप्लाई कर ही लोगे ना। एक करंट कैरिंग वायर है, हीट से मेटेलिक रॉड, बेटा कोई रॉड है उसको बेटा कोई वायर से बेटा तुम इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है। द वायर प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट पावर पी टू द रॉड, बेटा इसमें लगातार किसी तार से पी पावर आ रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा आ रही है, पी पावर बेटा लगातार आए जा रही है। दिस इज बेटा ऑफ कोर्स पावर है, तो इट शुड बी बेटा व्हाट, ऑफ कोर्स डी क्यू अपॉन डी टी। द मेटेलिक रॉड इज एनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग कंटेनर, बेटा किसी कंटेनर के अंदर बेटा पड़ी है, वो इंसुलेटिंग है बेटा, कोई उसका हीट का कोई आदान प्रदान बेटा वो नहीं करेगा, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व द टेम्परेचर टी इन द मेटल रॉड चेंजेस विद टाइम एस, इसका खुद का जो टेम्परेचर है बेटा वो इस तरह से वेरी कर रहा है, टी इज इक्वल्स टू टी नॉट 1 प्लस बीटा इंटू स्मॉल टी, बेटा स्मॉल टी सीम्स की टाइम की बात हो रही है, की पावर 1/4, बेटा चाहे टी की पावर बेटा 1/4 है, होल की पावर 1/4 नहीं बेटा, टाइम की पावर बेटा 1/4 है। तुम बड़े आराम से कहते हो टी इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस टी नॉट इंटू बीटा टाइम की पावर 1/4। टेम्परेचर ऐसे लगातार बेटा वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बीटा बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है, टी नॉट बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स बेटा स्मॉल टी से बेटा आपका ऑफ कोर्स वो टाइम है, ठीक है। द हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज, बेटा जो मेटल है उसकी हीट कैपेसिटी मुझसे पूछ रखी है, सोच लेंगे यार। ये जो पावर आया है बेटा इट इज ऑफ कोर्स डी क्यू अपॉन डी टी, जाने की बेटा कोई बात ही नहीं हो रही, हीट सिर्फ और सिर्फ आ रही है, जाने की बेटा किसी प्रकार की बात हो ही नहीं रही है। इस डीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डीक्यू कैन ऑलवेज बी रिटन एज, जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा तो ऑफ कोर्स सी इंटू डी टी। सी इज बेटा व्हाट, सी इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग बेटा, दैट इज हीट कैपेसिटी अपॉन बेटा व्हाट डी टी। तो पावर जो है मैं उसको बड़ा आराम से कह सकता हूं सी टाइम्स डी टी अपॉन डी टी। बेटा डी टी अपॉन डी टी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो, मेरे पास आ गया डी टी अपॉन डी टी, बेटा टी नॉट तो कांस्टेंट है, टी नॉट बेटा बीटा बाहर आ गया, टी की पावर बेटा 1/4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/4 इंटू बेटा टी की पावर -3/4, बेटा मैं उसको ऐसे लिखता हूँ टी की पावर, नीचे ले टी की पावर 3/4, चलेगा ना बेटा इसका डिफरेंशिएशन। तो डी टी अपॉन डी टी बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ गया टी नॉट बीटा अपॉन बेटा 4 टाइम्स टाइम की पावर 3/4। मुझसे बेटा हीट कैपेसिटी पूछ रखी है, बेटा हीट कैपेसिटी हम बड़े आराम से ले सकते हैं 4 टाइम्स पावर टाइम की पावर बेटा 3/4 अपॉन बेटा सी टाइम्स ऑफ बीटा, अच्छा सी तो मुझे निकालना था, अपॉन बेटा टी नॉट टाइम्स ऑफ बीटा। अब मैंने जिस तरह सोल्व किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये कि ये दिस शुड बी द आंसर। मैंने फिर बड़ा ऑप्शन चेक किए, जब बड़ा ऑप्शन चेक किए तो देखा कि ना सारे के सारे बेटा जो ऑप्शन है ना उसमें है ना मतलब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, कैपिटल टी है, टी नोट है, लेकिन स्मॉल टी नहीं है, तो स्मॉल टी को उठाना पड़ेगा। स्मॉल टी को कैसे हटाएं बेटा, स्मॉल टी को हम शायद ऐसे उठा सकते हैं, कैसे, मैं लिख सकता हूं टी माइनस टी नोट अपॉन टी नोट अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू टी की पावर 1/4। इस बार टी की पावर 1/4 को उठा यहां रख दो बेटा, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जाएगा 4 टाइम्स पी अपॉन टी नॉट टाइम्स ऑफ बीटा, बेटा टी की पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट बीटा, ये बेटा टी की पावर 1/4 है, मुझे बेटा ऑफ कोर्स क्या चाहिए 3/4 चाहिए। तो आई थिंक बेटा दिस शुड बी द आंसर। बेटा मैं तो सिर्फ उस बेटा ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है, हमारा काम बड़े आराम से बेटा बन जाना चाहिए। ओ सॉरी 3/4 नहीं बेटा, ये बेटा 1/4 था बेटा, मुझे टी की पावर 3/4 चाहिए, थोड़ा दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। आई थिंक बेटा आंसर शुड बी 4p टी नॉट माइनस टी माइनस टी नॉट की पावर क्यूब अपॉन बेटा
टी नॉट की पावर 4 और बेटा आई थिंक बीटा की पावर भी 4। बेटा ऊपर तो बेटा 4 पी आना चाहिए, समय बेटा 4 पी आ रहा है। टी माइनस टी नॉट की पावर 4, टी माइनस टी नॉट की पावर 4, टी माइनस टी नॉट की पावर बेटा 4, ये हो गया। बी नॉट की पावर बेटा 4, टी नॉट की बेटा पावर 5 दे रखी बेटा उसके अंदर। बेटा चेक करना कुछ मिस तो नहीं हुआ मेरे से। हाँ बेटा ये आ गया ना आंसर, ओ सॉरी बेटा आपके पास ये आंसर आ गया, बी आंसर आ गया 4p टी माइनस टी नॉट की पावर क्यूब बीटा रेज टू पावर 4 टी नॉट रेज टू पावर 4, दिस इज आवर आंसर। ठीक, चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज काफी बढ़िया सवाल है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर है। ए फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब हैज सरफेस एरिया, बेटा कोई लाइट बल्ब का फिलामेंट है, उसका एरिया दे रखा है 64 मिलीमीटर स्क्वायर। द फिलामेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लैक बॉडी और उसका टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 2500 केल्विन दे रखा है। एमिटिंग रेडिएशंस लाइक ए पॉइंट सोर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम फार। तो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें इसको पॉइंट सोर्स ही मानना है। At night, the bulb is observed from a distance 100 meter, assuming the pupil of the eyes of the observer to be circular of radius this millimeter 3 millimeter। तो यहां से 100 मीटर दूर आपके पास कोई ना कोई ऑब्जर्वर है और उसकी बेटा कोई आपके पास ऐसे आंख वगैरह दे रखी है और आंख जो बेटा उसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइप मान रखा है, रेडियस उसका 3 मिलीमीटर है। देख ली क्या पूछ रहा है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लो 5.67 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 8 दे रखा है। विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट 2.9 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 3 दे रखा है। जो दे रखा है वही यूज कर रहे हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट बड़ा 6.63 इंटू 10 रेस्ट माइनस 34 दे रखा है। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं एक बार मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस पढ़ता हूं। पावर रेडिएटेड बाय फिलामेंट इज इन द रेंज। पावर पूछ रखी है कि फिलामेंट किस तरह से निकालेगा। ठीक है बेटा, ऑफ कोर्स स्टीफन को लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। पावर रेडिएटेड पावर सॉरी रेडिएटिंग पावर एंटरिंग इनटू वन आई ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसकी एक आंख के अंदर कितना पावर आएगा वो हमसे पूछ रखा है। वेवलेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट ऑफ कोर्स बेटा जो बल्ब होगा वो अलग अलग तरह की वेवलेंथ निकालेगा, उसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस वेवलेंथ की निकलेगी वो हमसे पूछ रखी है। ये ऑफ कोर्स हमारे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से आएगा। Taking the average wavelength of the emitted radiation to be 1740 नैनोमीटर। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझसे पूछ रहे हैं कितने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं उस हमारे सोर्स से। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकंड इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है उसके पास कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पहुंच रहे हैं वो हमसे पूछा है। निकले वो नहीं पूछ रहे, ऑब्जर्वर के पास जो पहुंचे ना, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर उसके पास जो पहुंचे वो हमसे पूछ रखे। नाउ आई नो दैट कि व्हाट आई हैव टू डू। ए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ए के अंदर तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रखा कि ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है इसमें से कितना पावर जो होगा ना वो निकल रहा है। पावर एमिटेड इज ऑफ कोर्स ई इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है इसलिए 1। एरिया इज 64 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। सिग्मा हमें सवाल के अंदर दे रखा है, दैट इज आई थिंक 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। और हमें टेम्परेचर में दे रखा है 2500 की पावर 4। ये मैं सारे बेटा वैल्यूज दे रखी है। इन सब की बेटा जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 141, मैंने पहले से लिख रखी है 141.75 वॉट। एक बार बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, मैंने बेटा ये लिख रखी है। जो पावर आएगा वो 141.75 वॉट्स आएगा। ऑफ कोर्स बेटा ये तो है ना काफी दूर वैल्यूज हैं, है ना, तो ऑब्वियस बात है कि ए ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शंस बेटा रेंजेस के अंदर दे रखा है, इसका मतलब कैलकुलेशन ऐसे एग्जैक्ट ना करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर जो आई के पास पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका पावर मुझे पता है, यहां से 100 मीटर दूर किसी भी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी अगर मुझे निकालना होगा, दैट इज ऑफ कोर्स पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब बेटा डिस्टेंस। इस आंख के पास कितना पावर पहुंचेगा अगर वो मुझे निकालना है, तो दैट इज ऑफ कोर्स इंटेंसिटी इनटू इस आंख का एरिया, तो दैट इज पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आंख के एरिया को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इज बेटा ऑफ कोर्स जो आंख है उसका रेडियस। पावर बेटा हम निकाल चुके हैं, पावर इज आई थिंक बेटा 4 सो बेटा है ना बेटा, पावर बेटा मेरे ख्याल से 141.75। ठीक है बेटा, पाई से पाई कैंसिल, 4 ठीक है। आर स्क्वायर बेटा मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपके पास 100 है। ये जो स्मॉल आर है बेटा, स्मॉल आर रेडियस दे रखा है आई थिंक 3 मिलीमीटर है,
तो 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये बड़ा हमारे पास आंसर होना चाहिए। ये बड़ा हमारे पास आंसर आना चाहिए। इसकी वैल्यू बड़ा एक बार जरा चेक करना, शायद बड़ा 3.189 इंटू 10⁻⁻8 वाट आ रही होगी। बड़ा एक बार चेक जरूर कर लेना। 3.189 इंटू 10⁻⁸ वाट्स आ रखी होगी। एग्जैक्ट बड़ा वैल्यू निकालने में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, उसमें मुझसे पूछ रखा कि इस प्यूपल पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे, तो उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू वैसे भी चाहिए थी। ऑफ कोर्स बेटा 3.18 इंटू 10⁻⁸ जो है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, सो ऑफ कोर्स बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़े। बेटा अगला ऑप्शन मुझसे पूछ रखा है, बेटा ए गलत बी सही। द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा लाइट जो है सबसे ज्यादा किस इंटेंसिटी की वेवलेंथ निकालेगी, उसके लिए हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। इट सेज दैट कि लैम्डा एम इनटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बी। लैम्डा एम मुझे निकालना है, बी कितना है, बी की वैल्यू हमें सवाल के अंदर दे रखी होगी, आई थिंक दैट इज 2.90 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स 2500 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल, थोड़ा ऑफ कोर्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो बड़े आराम से मीटर के अंदर आ जाएगा। आपके पास बड़ा जो आंसर आएगा वो 1160 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा, एंड इट इज आई थिंक बड़ा 1160 नैनोमीटर। कैलकुलेशन बड़ा अगेन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सो आंसर शुड बड़ा ऑल्सो सी। नेक्स्ट इज टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ, जो ना वर्ड मैंने 1740 नैनोमीटर ले रखी है, एवरेज वेवलेंथ है ना। हालांकि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इसमें से जो वेवलेंथ निकल रही होंगी वो तो है ना पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम के निकल रहे होंगे, लेकिन एवरेज आप 1740 नैनोमीटर ले सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो एक आई के अंदर कितने एंटर होंगे हमसे पूछ रखा है, एक सेकंड के अंदर। बट इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स में सिखा रखा है, पावर इज इक्वल्स टू n टाइम्स hc बाय लैम्डा। आंख में कितने फोटॉन्स गिरे हैं मल्टीप्लाइड बाय अकेले फोटोन की कितनी एनर्जी है इज ऑलवेज इक्वल टू कितना पावर आंख पर गिरा है। कितना पावर आंख पर गिरा है उसकी वैल्यू एक बार बेटा चेक करना, शायद 3.189 इंटू 10⁻³ वॉट था। बेटा एक बार पिछले पेज चेक करना, 3.189 इंटू 10⁻8। ठीक है, एन मुझे निकालना है, एच की जो बेटा वैल्यू है, एच बेटा जो सवाल में दे रखा है वही यूज करना है। कितना 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी इज ऑफ कोर्स 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा जो हमें सवाल में दिया हुआ है दैट इज 1740 इंटू 10⁻⁹। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा एन की जो वैल्यू है वो शायद 2.79 इंटू 10⁻11 के आसपास आ जाएगी। अगेन प्लीज बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक करें, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 2.79 इंटू 10⁻11 जो है वो ऑफ कोर्स बेटा इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, मतलब हमसे एग्जैक्टली नहीं पूछना चाह रहा हूं, तो दैट्स टोटली फाइन। सो डी आंसर आल्सो कम्स आउट टू बी ट्रू। सो आंसर कम्स आउट टू बी बी सी डी। आगे चले, अगला सवाल करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, आराम से इत्मीनान सुनते हैं। ए कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इन इट इज केप्ट इन सनलाइट व्हिच कॉजेस द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग। ठीक है, द एवरेज एनर्जी per unit time per unit area received due to the sunlight is 700 watt per meter square। बड़ा वाट पर मीटर स्क्वायर से आपको आइडिया लग गया होगा कि एक तरीके से ये इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो लेट्स से दिस इज वाटर की सरफेस, इस वाटर के सरफेस के ऊपर लगातार सनलाइट गिर रही है और उस सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो मुझे सवाल के अंदर दे रखी है, दैट इज 700 वाट पर मीटर स्क्वायर। जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया मुझे जो दे रखा है, दैट एरिया इज गिवन एज 0.05 मीटर स्क्वायर। बी वेरी पर्टिकुलर विद द यूनिट्स। Assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling। अच्छा, इस पर ये तो रेडिएशंस गिर रही हैं, साथ ही साथ ये जो पानी के सरफेस है ना, ये भी बड़ा कुछ ना कुछ हीट लगातार बाहर निकालेगी। ये जो हीट बाहर निकालेगी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो कर रही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो कर रही है, इसका मतलब जिस पावर से हीट बाहर जाएगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द सराउंडिंग। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। हालांकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि dt अपॉन dt
ऊपर वाला dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, नीचे वाला dt मतलब टाइम टेकन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। ठीक है, तो वो एक ही बात है। द डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द सराउंडिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। कुछ समय पश्चात हमसे ये पूछ रखा है कि वाटर के और सराउंडिंग के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, देखते हैं, कुछ बड़ा वैल्यूज भी दे रखी होगी शायद। इग्नोर इफेक्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है। टेक कांस्टेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो उसकी वैल्यू मुझे 0.001 पर सेकंड दे रखी है। ये क्या है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हीट कैपेसिटी बेटा वो जो वाटर की 4200 जूल पर केजी पर केल्विन दे रखी है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि हमेशा ही बेटा यूनिट्स पर फोकस ज्यादा रखें, है ना। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी बेटा वैसे तो सी होता है, लेकिन ये एक तरह से स्पेसिफिक हीट है। सर आपको कैसे पता कि स्पेसिफिक हीट है? बेटा स्पेसिफिक हीट है मुझे इस तरह से पता है कि इसकी यूनिट देख लो, जूल पर केजी पर केल्विन है, इसलिए ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक हीट ही है। चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली बेटा हमारे पास क्या क्या कहानी पूरी पूरी सिचुएशन के हिसाब से है। हमारा टेम्परेचर लेट से बेटा टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट से टीएस है, हमारे और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टी, और मुझे ये डेल्टा टी ही निकालना है। मुझे सवाल के अंदर मुझे इस डेल्टा टी में ही बड़ा इंटरेस्ट है। जब एक बार स्टेडी स्टेट आ जाएगी उस टाइम पर जितनी हीट आ रही होगी ऑफ कोर्स उतनी हीट जा रही होगी। जितनी हीट आने वाली है जो इनपुट में है वो हीट निकालना तो बिल्कुल आसान है। दैट हीट इज कितने इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी है 700 वाट। कितना सरफेस एरिया है? ऑफ कोर्स 0.05 मीटर स्क्वायर। दोनों को बड़ा मल्टीप्लाई किया, आई थिंक दैट इज 35 वाट या फिर 35 जूल एनर्जी पर सेकंड रेडिएशन के कारण इसके पास आ रही है। उतनी ही बाहर भी निकाल रहा होगा। जो बाहर निकाल रहे हो वो ऑफ कोर्स आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से गवर्न कर रहे हो। वो हीट कितनी है? उस हीट को निकालने के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। कितना पावर बाहर जा रहा है, मैं उसको एक बार के लिए dq अपॉन dt लिख दूं। उसको मैं ऐसे लिखता हूं dq अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं उसको बड़े आराम से। एंड दिस dq कैन ऑलवेज बी रिटन एज m इंटू s इंटू dt अपॉन बड़ा dt। m और s मुझे पता है, m और s मुझे पता है। मास बड़ा मेरे ख्याल से 1 है। स्पेसिफिक हीट बड़ा मेरे ख्याल से मुझे 4200 दे रखी है, और इससे मेरे पास dt अपॉन dt। मुझे पता है कि स्टेडी स्टेट में जितना पावर आ रहा होगा उतना ही पावर जा रहा होगा, तो ये जो पावर आउटपुट है और जो पावर इनपुट है दोनों सेम होने चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट 35। यहां से मेरे पास dt अपॉन dt की वैल्यू आ गई, और जो dt अपॉन dt है मेरे पास बड़े आराम से आ गया 35/42। आई थिंक बट दिस कम्स आउट टू बी 5/600। आई थिंक बट दिस कम्स आउट टू बी 1/120। अब ये dt अपॉन dt कहां काम आएगा? dt अपॉन dt बेटा मेरे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में काम आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये कहता है कि हमारा जो dt अपॉन dt है इट इज इक्वल्स टू सम k टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अस एंड सराउंडिंग। और ये टेम्परेचर डिफरेंस से तो हम लोगों से सवाल के अंदर पूछ रखा है। dt अपॉन dt बेटा हम टाइम के साथ निकाल चुके हैं। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 1/120। ऑफ कोर्स दिस इज डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। चेंज इन टेम्परेचर टाइम टेकन। के कितना है? के बेटा ऑफ कोर्स सवाल के अंदर मुझे दे रखा है 0.001 पर सेकेंड। बेटा ऑफ कोर्स सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर निकालना है लास्ट स्टेप बचा है, डेल्टा टी विल बी बेटा व्हाट 1/120। नीचे बेटा 0.001 आएगा तो ऊपर बेटा ऑफ कोर्स आपका 1000 चला जाएगा। बेटा मेरे ख्याल से ये जीरो, बेटा ये जीरो कैंसिल। I think 50/6, that is of course 25/3. I think answer comes out to be 8.33 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा 8.33 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक ही बात है, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये बेटा जेईई एडवांस 2021 का सवाल है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवेक्यूएटेड होलो स्फेरिकल कंटेनर। बेटा एक ऑब्जेक्ट है, इसके आस पड़ोस में बेटा वैसे कुछ नहीं है, बहुत दूर ऐसे मान सकते हो कोई स्फेरिकल कंटेनर होगा। अज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 केल्विन। जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि इसमें से सिर्फ उस रेडिएशंस निकल रही होंगी। कंटेनर का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो उसमें से तो कोई रेडिएशन निकलने से रही, तो सिर्फ वो सिर्फ आउटगोइंग है, यहां से कोई इनकमिंग वाला मामला नहीं है इस ऑब्जेक्ट से।
T इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो मुझे 200 केल्विन दे रखा है, नो इश्यूज। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट टाइम t इज इक्वल टू T1 एंड 50 केल्विन एट टाइम t इज इक्वल टू T2। T1 टाइम पर टेम्परेचर जो है वो 200 से घट के 100 जाता है और T2 टाइम पर वो 50 हो जाता है। Assuming that the object and container to be ideal black bodies, the heat capacity of the object does not depend on the temperature। मुझे रेशियो ऑफ T2 एंड T1 पूछा है, निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो बाहर जा रही है और जो बाहर जाने वाली पावर है उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि E इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू इसके टेम्परेचर की पावर 4। दिस इज ऑफ कोर्स dq अपॉन dt। दिस dq कैन इजीली बी रिटन एज माइनस c टाइम्स dt। dt मतलब बड़ा ऊपर वाला जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है, नीचे वाला जो dt है ऑफ कोर्स दिस इज चेंज इन टाइम। c इज हीट कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी। मुझे टेम्परेचर और टाइम के बीच का रिलेशन लिखना था, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा। मैं बड़े आराम से ऐसा लिख सकता हूं कि t की पावर -4 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस a सिग्मा अपॉन c इंटू डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। शुरुआत में जब टाइम 0 था तो उस टाइम पर टेम्परेचर मेरे पास 200 था। किसी टाइम t पर लेट्स से कि इसका टेम्परेचर t हो गया। फाइनल टेम्परेचर में जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर एक बार 100 है एक बार 50 है, तो मैं एक बार में ही एक्सप्रेशन लिख देता हूं, बाद में t को मैं एक बार 100 लिख दूंगा और 50 लिख दूंगा। ठीक। t की पावर -4 का इंटीग्रेशन एवरीवन नोज, t की पावर -3 अपॉन -3 लिमिट फ्रॉम ऑफ कोर्स 200 टू t is equals to माइनस a सिग्मा अपॉन c इंटू टी। माइनस अगर हम माइनस चाहें तो कैंसिल कर ही सकते हैं, हमारे पास ये बड़े आराम से आ जाएगा। 3 को अगर हम उधर लेके जाना चाहें बड़े आराम से ले सकते हैं। 1 अपॉन टी रेस टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन 200 रेस टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a सिग्मा अपॉन c इंटू टी। ये जो 3a सिग्मा c है इन सबको मैं कांस्टेंट मान सकता हूं और मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन टी रेस टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 200 सॉरी माइनस 1 अपॉन 200 रेस टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a सिग्मा अपॉन c इंटू टी। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे पहले वाले केस में शायद टेम्परेचर जो था वो 200 से घट के 100 हो गया, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कैपिटल टी को 100 रखा तो 1 अपॉन 100 रेस टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन 200 रेस टू पावर 3 इज इक्वल्स टू ये जो 3a सिग्मा अपॉन c मैं इसको सब कांस्टेंट लिख रहा हूं तो k टाइम्स t। इसी तरीके से जब टेम्परेचर 50 हो जाएगा तो कैपिटल टी जैसे 50 होगा टाइम आपके पास t2 आ जाएगा। मैं बड़े आराम से लिखता हूं 1 अपॉन 50 raised to power 3 is equals to minus 1 upon 200 raised to power 3 is equals to k times of t2। This is my equation number 2। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है t2 अपॉन t1 निकालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करनी है। जैसे इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करोगे मेरे पास जाएगा 1 अपॉन 50 रेस्ड टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन 200 रेस्ड टू पावर 3 डिवाइड बाय बेटा व्हाट 1 अपॉन 100 रेस्ड टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन 200 रेस्ट। मेरे ख्याल थोड़ा छोटी सी कैलकुलेशन है, कर ही लोगे। आई थिंक बेटा आंसर विल बी 9। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, आंसर विल बी 3। लास्ट स्टेप आपके लिए छोड़ा है, आई रियली होप आप कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। मैं प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ पूरा सवाल करके दिखा रहा हूं। ऑल्दो कोई बच्चा अगर थोड़ा सा भी शार्प है, स्मार्ट है, तो वो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकता है। मैं करके दिखा भी दूंगा। मैच द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट 1। बेटा लिस्ट 1 में तो टेम्परेचर दे रखे हैं और लिस्ट 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं मैं एक बार पढ़ लेता हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। जैसे लिस्ट 2 में द रेडिएशन एट पीक वैल्यू, बेटा पीक वैल्यू मतलब लैम्डा एम की बात कर रहे हैं कि जिस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एमिशन है, सबसे ज्यादा रेडिएशन है, जो हम ऑफ कोर्स वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से निकालते हैं, कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। कि इन टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा एम होगा वो इस फोटोन में से वो उस मेटल में से
इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है जिसकी वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो, है ना। हीट रेडिएशन एज वेल एज बेटा आपका जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की गई है। बट ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर स्मार्ट है तो बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल लेगा। सुनते हैं, द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आइज। ठीक है, मतलब इन टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा एम है वो विजिबल रेंज में लाई करना चाहिए। द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा, उसकी फ्रिंज विड्थ जो है वो 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए होती है। किस केस के अंदर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन जो होगा उसकी जो सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी। और ये लैम्डा कौन सा यूज करना है? इन टेम्परेचर से कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा एम है ना, वो लैम्डा यूज करना है। फोर्थ क्या है? द पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ द पावर एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर 6000 केल्विन। The power emitted per unit area is 1/16 of the power emitted by the black body at temperature 6000 Kelvin। ठीक है ना, 6000 केल्विन पर जो पावर निकल रही है उसके मुकाबले पावर 1/16 होना चाहिए। तो कौन सा वाला टेम्परेचर पर ऐसा होगा? शायद बड़ा ये वाला ऑप्शन भी सोचना आसान है। द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज टू इमेज ह्यूमन बोन। बेटा ह्यूमन बोन को इमेज करने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए होती है बेटा, वो एक्सरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। एक्स से बेटा मेरे ख्याल से 0.1 एंगस्ट्रॉम या उससे भी छोटी वेवलेंथ है। इनमें से बेटा कौन सा वाला जो टेम्परेचर है वो लैम्डा एम 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास देगा। पहले बेटा मैं इसको ओरली करने की कोशिश करता हूं और मैं बिल्कुल कन्विंस कर दूंगा कि हाँ ओरली बेटा सवाल बन सकता है, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। अब सुनना, सबसे पहला ऑप्शन देखो, 4 इलेक्ट्रोवोल्ट जो ना वो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है। इनमें से कौन सा वाला जो टेम्परेचर है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो जरा सोचो कि 4 इलेक्ट्रोवोल्ट वर्क फंक्शन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलना है तो जो फोटोन गिरना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए। मतलब उसका लैम्डा जो है वो कम से कम होना चाहिए। लैम्डा कम से कम होगा, इसका मतलब उसे कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? तो इनमें सबसे टेम्परेचर किसका है? 10,000 केल्विन। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा 1 का आंसर क्या होगा? एस होगा, अगर 1 to 1 मैच कर रहा था। और ऑब्वियस बात है सारे के सारे ऑप्शन 1 to 1 मैच कर रहे हैं, और अगर 1 to 1 अगर मैच कर रहे हैं तो पक्की बात है कि आंसर क्या आएगा? 10,000 केल्विन आएगा। नहीं समझ बात? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा एम सबसे छोटा होगा। लैम्डा एम सबसे छोटा होगा तो इस फोटोन के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और एनर्जी इसके पास अगर सबसे ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स बेटा ये बड़े आराम से फोटोन निकाल लेगा। तो मेरे ख्याल से 1 जो है बेटा वो एस से मैच करना चाहिए। बेटा 1 जो है बेटा वो आपका एस से मैच करना, सिर्फ और सिर्फ बेटा बी और सी के अंदर बेटा 1 और एस से मैच कर रहे हैं। मैं और भी, चलो ये वाला आर्गुमेंट किसी बच्चे को ना पसंद आए तो लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। 2 की बात करते हैं। विजिबल टू ह्यूमन आइज, पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं, मैंने कई बार बता रखा है। विजिबल टू ह्यूमन आइज 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। सनलाइट जो है वो मोस्टली बेटा हमारे लिए विजिबल है, और सन का टेम्परेचर मैं कई बार आपको बता चुका हूं नियरली बेटा 5000 केल्विन के आसपास है। तो उसका लैम्डा जो एम होता है वो लगभग येलो कलर के आसपास होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो 5000 केल्विन के आसपास है। तो जो 2 है बेटा वो आर के साथ मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब 2 जो है बेटा वो आर के साथ मैच करना चाहिए। 2 जो है बेटा वो आर के साथ मैच करना चाहिए। इट सीम्स दैट कि सी सीम्स द बेस्ट ऑप्शन। लेट्स सी और चेक करते हैं। द रेडिएशन एट पीक एमिशन, मतलब जो लैम्डा एम है उसकी बात कर रहे हैं, वो वही वेवलेंथ में यूज कर रहा हूं सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के अंदर सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ी बेटा सिंगल फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए। सबसे चौड़ी बेटा सिंगल फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए। तो लैम्डा आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लैम्डा अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो विंड्स डिस्प्लेसमेंट कहता है कि टेम्परेचर आपका कम से कम होगा। तो ऑब्वियस बात है थर्ड जो मैच करेगा बेटा वो किससे मैच करेगा? तो 2000 केल्विन से करेगा। इसका थर्ड जो है बेटा आपका पी से मैच करना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन की नहीं है बेटा, ये वाला बेटा मेरे ख्याल से और आसान। 6000 केल्विन के ऊपर जो पावर है वो पी है। किस टेम्परेचर पर पावर जो होगा वो 1/16 होगा, और पावर का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे ख्याल से E इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। तो अगर यहां पर टेम्परेचर T है तो बेटा यहां पर टेम्परेचर T/2 होना चाहिए ना, क्योंकि T/2 की पावर 4 करोगे तो बेटा वही हो जाएगा, नीचे बेटा क्या आएगा 16 आ जाएगा ना। 2 की पावर 4 कितना होगा 16, तो पावर अपने P/16 हो जाएगा। तो यहां का टेम्परेचर बेटा मान लो कि अगर आपके पास लेट से कि 6000 केल्विन है तो बेटा यहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 3000 केल्विन होना चाहिए। तो 4 जो आपका Q से क्या साथ Q के साथ मैच करना चाहिए।
तो बिना कोई पेन वेन चलाए बड़ा बड़े आराम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि आंसर शुड बी सी। टी जो होगा 3 के साथ मैच करेगा, क्यू बेटा 4 के साथ मैच करेगा, आर 2 के साथ मैच करेगा और एस 1 के साथ मैच करेगा। बट बेटा मैं आपके लिए सारी कैलकुलेशन लेट से कर रहा हूं। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लो कहता है कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी। लैम्डा एम इज बेटा ऑफ कोर्स पीक एमिशन वाली जो वेवलेंथ है वो। टेम्परेचर अगर मैं 200 केल्विन रखता हूं तो लैम्डा एम की वैल्यू 14500 केल्विन आ रही है। ऐसे बेटा हम हर टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना लैम्डा एम की बात ही कर रहे हैं। जैसे बेटा मैंने सारे सारे लैम्डा एम निकाले, बेटा ये लैम्डा मैंने खुद ही निकाले, ठीक है। 2000 केल्विन के लिए 14500 बेटा लैम्डा एम आया है। 3000 केल्विन टेम्परेचर ज्यादा तो लैम्डा एम बेटा घट जाएगा। 9666 एंगस्ट्रॉम आया है बेटा। कैलकुलेशन के लिए इसे तुम 9700 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5000 केल्विन के लिए जो लैम्डा एम आया बेटा वो 5800 आया है। 10000 केल्विन बेटा टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो लैम्डा एम हाफ हो जाएगा तो 2900 एंगस्ट्रॉम आया है। अब मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करता हूं आपके लिए, आंसर आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें सिखाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। पहला वाला ऑप्शन पढ़ता हूं बेटा। पहले वाले ऑप्शन में जो मेटल है उसका जो वर्क फंक्शन है वो 4 इलेक्ट्रोवोल्ट है। कौन सी वेवलेंथ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी उसके लिए हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालते हैं। और थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है बेटा उसका फॉर्मूला होता है Hc/5। Hc की मुझे वैल्यू दे रखी है बेटा। Hc की जरा वैल्यू चेक करना कितनी रखी है सवाल के अंदर। Hc की वैल्यू दे रखी है 1.24 इंटू 10⁻⁻6 बेटा ये ई ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट मीटर अपॉन 5 बेटा 5 कितना है 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल बेटा 4 से डिवाइड किया तो आई थिंक बेटा दैट इज 3.1 इंटू 10⁻⁻7 बेटा एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो 3100 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉम है। उससे छोटी वेवलेंथ जितनी भी होंगी वो सारे के सारी बड़े आराम से इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। और इनमें से इससे छोटी वेवलेंथ क्या ये है क्या नहीं, क्या ये है क्या नहीं, क्या ये है क्या नहीं, क्या ये वाली वेवलेंथ उससे छोटी है यस। ऑफ कोर्स बड़ा आंसर क्या आएगा 10000 केल्विन। 1 जो है बड़ा आपका एस के साथ मैच करेगा। लेकिन ये चीज तो हमने कैलकुलेशन के बिना बड़ा इंट्यूटिवली भी तो सोच सकते थे। हमने सोची थी थोड़ी देर पहले कि ऑब्वियस बात है कि हम चाहेंगे कि फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी हो तो लैम्डा कम से कम हो तो टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऑफ कोर्स 10000 केल्विन आना ही था। एनीवेज द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ विजिबल टू ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेवलेंथ को बड़ा देख सकता है। इनमें 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में कौन सी वाली है ऑफ कोर्स आर ही है। तो 2 के साथ कौन मैच करेगा आर मैच करेगा, इजंट इट। थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाला मैं बोल चुका हूं फ्रिंज विड्थ जो है बेटा दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बेटा सिर्फ और सिर्फ लैम्डा ही तो वेरी कर रही है, सिर्फ लैम्डा की बात करते हैं। जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा बेटा उसकी बेटा सेंट्रल फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा। तो इसके साथ कौन मैच करना चाहिए पी मैच करना चाहिए बेटा, इसके साथ मैच करना चाहिए पी। ये बेटा पावर रेडिएटर मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं बेटा। फॉर्मूला हमारे पास बड़े आराम से है E इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। पावर बेटा मुझे 1/16 चाहिए तो टेम्परेचर बेटा मुझे ऑफकोर्स हाफ चाहिए। 6000 केल्विन के मुकाबले हाफ टेम्परेचर बेटा कौन सा होगा 3000 केल्विन होगा तो इट शुड बी इक्वल टू क्यू। ठीक है बेटा। The radiation at peak emission wavelength can be used to image human bone। बेटा ह्यूमन बोन को इमेज करने के लिए हम एक्सरेज यूज करते हैं। एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम 0 से लेकर 0.01 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। क्या इसमें से कोई सी भी बेटा वेवलेंथ इस रेंज में है क्या? आप लोग नहीं सर, ऐसी कोई वेवलेंथ इस रेंज के अंदर नहीं है। तो ऑफकोर्स बेटा 5 जो होगा वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा आपका जो बेटा 1 है वो एस के साथ मैच कर रहा है बेटा। 2 जो है बेटा आपका आर के साथ मैच कर रहा है। 3 जो है बेटा आपका पी के साथ मैच कर रहा है। क्यू बेटा आपके पास 4 के साथ मैच कर रहा है। आंसर शुड बी सी। परफेक्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत ही प्यारा सवाल बेटा 2012 का सवाल है। हालांकि इसी सवाल से इंस्पायर होकर 2024 या 25 के अंदर भी एक सवाल पूछा था। मैं दोनों कराता हूं। पहले बेटा मैं 2012 वाला सवाल करा रहा हूं। 3 very large plate of same area are kept parallel to close to each other. They are considered as ideal black bodies, black surface बोल दो एक ही बात है, and very high thermal conductivity. The first and the third plates are maintained at 2T and 3T. बेटा एक का टेम्परेचर 2T है, एक का टेम्परेचर 3T है रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ मिडल बेटा बीच में एक प्लेट और लगा रखी है, उसका टेम्परेचर मुझसे पूछा है कितना होगा। तो सोचते हैं बेटा स्टेडी स्टेट जब आ जाएगी बेटा, अंडर स्टेडी स्टेट बोल रखा है,
उस केस में इस 3T में बेटा ऑफ कोर्स ये हायर टेम्परेचर पे है बेटा, ये लोअर टेम्परेचर पे है, कुछ ना कुछ हीट यूं आएगी, ठीक है, नेट हीट यूं आएगी। बाकी बेटा ऑफ कोर्स यहां से यहां हीट जाएगी, वो इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कुछ हीट बेटा यहां से आएगी, वो ऑफ कोर्स इसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर डिपेंड करेगी। क्या था ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसी तरह से यहां का टेम्परेचर हाई होगा, यहां का टेम्परेचर बेटा लो होगा, कुछ ना कुछ बेटा हीट यहां से यहां जाएगी। वैसे इफेक्टिवली हम जानते हैं कुछ हीट यहां से यहां जाएगी, कुछ हीट यहां से यहां जाएगी। जो हीट इधर से इधर जाएगी वो T डैश की पावर 4 की प्रोपोर्शनल होगी, जो हीट इधर से इधर आएगी वो 2T की पावर 4 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा उस टाइम पर इसका पावर अगर P1 है और इसका पावर अगर P2 है, मतलब ये जाने वाला पावर P1 है और ये जाने वाला पावर P2 है, तो P1 शुड बी इक्वल टू P2। P1 में बड़े आराम से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, E A सिग्मा, हीट बेटा इधर से इधर जा रही है, इसके टेम्परेचर की पावर 4, 3T की पावर 4 माइनस T डैश की पावर, बेटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना। वैसे बेटा अल्टीमेटली किया क्या, इस वाली हीट में से इस वाली हीट को माइनस किया। दिस इज योर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसी तरह से ये वाली पावर कितनी आएगी, P2 कितनी आएगी, P2 कितनी आएगी बेटा, P2 आएगी ऑफ कोर्स E इंटू A इंटू सिग्मा T डैश की पावर 4 माइनस 2T की पावर। आई नो दैट कि एट स्टडी स्टेट P1 शुड बी इक्वल टू P2, और P1 इज इक्वल टू P2 क्या बेटा, E A सिग्मा बेटा आपका गायब हो गया। 3T रेस टू पावर 4 बेटा क्या हो गया, 81 T रेस टू पावर 4 माइनस T डैश रेस टू पावर 4 शुड बी इक्वल टू T डैश रेस टू पावर 4 माइनस बेटा 16T रेस टू पावर 4। बेटा इसको इधर लेके आओ, मेरे पास आ गया 97 टाइम्स T रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स T डैश रेस टू पावर 4। बेटा T डैश रेस टू पावर 4 मेरे पास जाएगा 97 अपॉन 2 T की पावर बेटा 4। बेटा T डैश की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गया है 97 अपॉन 2 की पावर 1/4 एंड बेटा ऑफ कोर्स T। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, बेटा एक बार चेक करना। 97 अपॉन 4 की पावर 1/4 इंटू T, 97 अपॉन 2, बेटा सी आंसर सीम्स टू बी करेक्ट। 97 अपॉन 2 की पावर 1/4 इंटू T शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द मिडल प्लेट। आगे चले बच्चों, मैं कितनी बार बोलता हूं बेटा, जेईई एडवांस की क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने कंपलसरी है, कंपलसरी। आप मेरी बात को हल्के में लेते हो, बिल्कुल सेम सवाल वापस से बेटा जेईई ने 2025 के अंदर पूछा है, बल्कि उससे आसान पूछा है, लेकिन उससे इंस्पायर्ड किसी बच्चे ने अगर वो वाला सवाल कर रखा तो एक लाइन में आंसर निकाल देगा इसका। किसी ने अगर नहीं कर रखा तो उसको बड़ा ऑफकोर्स फ्रेश सोचना पड़ेगा, लेकिन बच्चे ने 2012 वाला सवाल कर रखा है, वो कहेगा कि सर इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए फ्री मार्क के लिए सवाल पढ़ता हूं। दो आइडेंटिकल प्लेट है P और Q, रेडिएटिंग एज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज आर केप्ट इन द वैक्यूम एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर Tp एंड Tq। इसका टेम्परेचर Tp है, इसका टेम्परेचर Tq है, कोई दिक्कत नहीं। द रेडिएटेड पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम P टू Q इज W नोट। बेटा यहां से यहां जो पावर जा रहा है ना वो W नोट है। ये W नोट में बड़े आराम से कह सकता हूं, यहां से यहां जो पावर जा रहा होगा उसमें से बेटा यहां से यहां पावर जा रहा होगा उसको माइनस कर दो। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दैट इज E इंटू A इंटू सिग्मा TP रेस टू पावर 4 माइनस बेटा TQ रेस टू पावर 4। बट ऑफ कोर्स बाकी ये सब तो कांस्टेंट ही है और हर केस में सेम ही रहेंगे, तो मैं ऐसे लिख दूं कि W नॉट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू TP रेस टू पावर 4 माइनस TQ रेस टू पावर 4। अरे बेटा मैं सवाल तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेते। अब क्या किया, सब्सिक्वेंटली टू मोर प्लेट्स आइडेंटिकल, E की A की वैल्यू सब बड़ा सेम, हालांकि बड़ा तो बड़ा वैसे बन लेना चाहिए बट ब्लैक बॉडी, बट ठीक है। आइडेंटिकल टू P एंड Q आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन P एंड Q एज शोन इन फिगर। बड़ा ये दो प्लेट और ले आए, ठीक है। Assuming that the heat transfer takes place only between the adjacent plates, if the power transfer per unit area in the direction from P to Q। अब बेटा जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो कितनी होगी, पहले वाले बेटा जो पावर ट्रांसफर थी वो अगर आपके पास W नोट थी तो बेटा अब जो पावर ट्रांसफर होगी बेटा वो कितनी होगी। बेटा एक बात बोल दूं, ऐसा पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया बोल रखा है वैसे, तो बेटा ये मुझे A नहीं लिखना चाहिए था, चलो ठीक है बेटा मैं इस एक को हटाया था, चलेगा ना यार। हालांकि वैसे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा चाहे मैं ये जो E सिग्मा है इसको क्या लिखूं या फिर E इंटू A इंटू सिग्मा को क्या लिखूं, बात तो बेटा एक ही, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। अब कितनी बेटा पावर पर यूनिट एरिया जाएगी मुझसे पूछ रखी है, निकाल देंगे। अब बेटा अगेन लेट से बेटा कोई ना कोई स्टेडी स्टेट आ गया, इसका टेम्परेचर लेट से T1 हो गया, इसका टेम्परेचर T2 हो गया। यहां से यहां जो पावर जाएगी बेटा वो WS जाएगी,
जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तब बेटा यहां से यहां जो पावर जाएगी वो भी WS जाएगी। हालांकि बेटा पावर नहीं, पावर पर यूनिट एरिया, एक ही बात, ठीक। यहां से यहां जो बेटा पावर पर यूनिट एरिया जाएगा बेटा वो भी आपके पास WS जाएगी। अब मुझे WS निकालना है, निकाल देंगे। यहां से यहां पावर जा रही है WS कितनी बेटा, E इंटू A इंटू सिग्मा, इसके टेम्परेचर की पावर 4 है बेटा, TP की पावर 4 माइनस इसके टेम्परेचर की पावर 4। नो इश्यूज, मुझे T1 नहीं पता है, मैं T1 को हटाने का कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। जितनी हीट यहां से बेटा उतनी हीट यहां से, द सेम WS कैन बी रिटन एज E इंटू सिग्मा इंटू व्हाट, इसके टेम्परेचर की पावर 4 माइनस इसके टेम्परेचर की पावर 4, T1 रेज टू पावर 4 माइनस T2 रेज टू पावर 4। फिर वही हीट बेटा यहां से यहां, WS द सेम WS कैन रिटन एज E इंटू सिग्मा इंटू T2 रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4। बेटा ये E और सिग्मा से अगर आपको दिक्कत है तो चलिए बेटा मैं आपको वापस से, सारी प्लेट्स अगर सेम है तो बेटा ऑफ कोर्स ये सारी वैल्यूज तो सेम ही आएंगी ना, तो मैंने इसको के लिख दिया। बच्चा बोलेगा कि सर T1 T2 तो आपको पता ही नहीं है। बेटा नहीं पता मेरे को, तो उनको हटा दो। हटाने का सबसे अच्छा जुगाड़ है कि इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जैसे तीनों इक्वेशंस को ऐड किया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 3 टाइम्स WS इज इक्वल्स टू बेटा K तो कॉमन आ गया, ये T1 रेज टू पावर 4 T1 रेज टू पावर 4 कैंसिल, ये T2 रेज टू पावर 4 T2 रेज टू पावर 4 कैंसिल, और मेरे पास बड़े आराम से सिर्फ ये और ये बच जाएगा, TP रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4। यार ये TP रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4 इंटू K मेरा पहले से देखा हुआ है। ऑफ कोर्स बेटा दिस कम्स आउट टू बी W नॉट। यहां से बेटा मेरे पास आ गया है 3 टाइम्स WS इज इक्वल्स टू W नॉट। मुझसे पूछ के रखा है सवाल के अंदर, मुझसे W नॉट अपॉन WS पूछ रखा है। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी परफेक्ट। आगे चले, अगला सवाल करते हैं। अगेन बेटा थोड़ा सा इजियर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कुछ बेटा खास बात ऐसा जिसके अंदर नहीं है। हालांकि बेटा जो पहले वाला ऑप्शन है वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, कंट्रोवर्शियल है, बट ठीक है। देख, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कोई सॉलिड है और उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो C है वो बेटा है ना कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है ना टेम्परेचर के साथ। और वो कैसे वेरी कर रही है, किसी रैंडम से बड़ा कर्व से कर रही है। और इस कर्व की मुझे इक्वेशन नहीं दे रखी, मैं बहुत ही क्लियरली बोल दूं, मुझे कोई इक्वेशन नहीं दे रखी है, बस बना रखा है। द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम 0 to 500 एट ए कांस्टेंट रेट। बेटा टेम्परेचर हम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट रेट से लगातार बढ़ रहा है। बेटा कांस्टेंट रेट से लगातार बढ़ रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये कि dt अपॉन dt जो है ना, ये कोई ना कोई कांस्टेंट है। लेट्स से मैं इसको k मान लेता हूं। टेम्परेचर जो ना वो टाइम के साथ बड़ा लगातार यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। हाँ, C जो है वो टेम्परेचर के साथ लगातार वेरी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे पूछा बेटा कौन से बेटा इसमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी बेटा करेक्ट बेटा स्टेटमेंट्स हैं, रीजनेबल अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हो। अब इस रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन की वजह से बेटा थोड़ी सी एम्बिग्यूटी भी आएगी। पहले क्या बोल रखा है, 0 से लेकर 100 केल्विन के बीच में टेम्परेचर जो है वो लीनियरली वेरी करेगा। ठीक है बेटा, द रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब, जो पावर है ना जिसको बेटा हम dq अपॉन dt बोलते हैं, बेटा वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करेगा। लेट्स सी, heat absorbed in increasing the temperature from 0 to K is less than the heat required to increase the temperature from 400 to 500। ऑब्वियस बात लग रही है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन द रेंज 400 to 500। बड़ा देखते हैं, द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन द रेंज फ्रॉम 200 to 300। चलिए हर ऑप्शन बड़ा अपन एक एक करके कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन, 0 से लेकर 100 केल्विन तक बेटा रेट पूछिए हीट के एब्जॉर्प्शन की। मुझसे dq अपॉन dt पूछा है, यही तो है बेटा रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, रेट है ना। dq को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं m इंटू सी इंटू dt अपॉन dt। सी बेटा मैं साफ साफ बोल दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, चाहे हीट कैपेसिटी बोल दो चाहे स्पेसिफिक कैपेसिटी बोल दो, इतना बड़ा फर्क पड़ना है नहीं, क्योंकि बेटा ठीक है ना, ट्रू फॉल्स तो पूछ रखा, वैल्यूज तो पूछ नहीं रखी। मुझसे बोल रखा है कि ये लीनियरली वेरी कर रही है, किसके साथ है ना, टेम्परेचर के साथ। अब जरा ध्यान से देखो,
dt अपॉन dt जो है ना, ये बड़ा मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो दैट इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू के। एम कॉन्स्टेंट है, सी के कॉन्स्टेंट है। तो ये जो dq अपॉन dt है, ये मुझे क्या बोल रखा है कि इज एब्जॉर्ब्ड वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वो लीनियरली बढ़ रही है क्या? एम कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, सी बेटा ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, सी लगातार बढ़ रहा है, सी लगातार बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स dq अपॉन dt भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये लीनियर है क्या? तो कोई बच्चा बोलेगा कि हाँ सर लीनियर जैसा दिख तो रहा है। तो जो कहेगा कि सर लीनियर जैसा दिख रहा है, वो कह देगा कि सर आंसर ए इज करेक्ट। और जो बच्चा थोड़ा सा मतलब लॉजिक बेस्ड बात करेगा, वो बोलेगा कि सर ऑब्वियस बात है कि सर आपने मुझे इस कर्व की इक्वेशन नहीं दी, तो सर मैं कैसे बोलूं कि ये लीनियर ही है, ये स्ट्रेट लाइन ही है? तो वो बोलेगा कि सर इस केस में ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑल तो बेटा जितना मुझे याद है IIT JEE एडवांस के अंदर जो एक्चुअल आंसर की थी, उसमें ए को सही मान रखा था। एंड अगेन वो बेटा क्या, इस लाइन की वजह से कि रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन, कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इट लुक्स लीनियर, सो ऑफ कोर्स सी इज वेरिंग लीनियरली विद टेम्परेचर, सो ऑफ कोर्स dq अपॉन dt इज आल्सो वेरिंग लीनियरली विद द टेम्परेचर। तो बेटा मेरे ख्याल से जितना मेरे को याद है, ए ऑप्शन बेटा ऑफिशियल आंसर के अंदर था। ऑल तो बहुत अच्छा बच्चा अगर होगा तो वो आर्गुमेंट देगा कि सर मैं कैसे लीनियर मान लूं, आपने बोल रखा है क्या, आपको लग रही है लाइन लीनियर, मुझे नहीं दिख रही। सही बात है बेटा, वो बच्चा ऑफ कोर्स ए को टिक नहीं लगाएगा। बट अगेन मैंने आपको हल्का फुल्का इस बारे में बताने की कोशिश की है कि IIT वाले बेटा कैसे कैसे भाषा यूज करते हैं, और आंसर कभी अगर आगे लगाना हो तो ये वाला एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है कि हाँ इसको उन्होंने लीनियर कंसिडर किया था। और प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन, रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन लिखने के कारण बेटा मेरे ख्याल से ए ऑप्शन उन्होंने सही मान लिया। Heat absorbed is increasing. The temperature from 0 to 100 Kelvin is less than the heat required for the increasing the temperature to 400 to 500. वैसे वाली बात बिना किसी कैलकुलेशन बोल सकते हैं कि हीट जो है dq है, दैट इज m इंटू सी इंटू डी टी। सी ऑब्वियस बात है कि 400 से लेके 500 वाले जो रेंज है उनके अंदर ज्यादा है, और ऑब्वियस बात है बेटा 0 से लेके 100 केल्विन के अंदर सी की वैल्यू ऑन एन एवरेज कम है। तो टेम्परेचर चेंज तो दोनों केस में सेम है, और इस केस में सी की वैल्यू कम है बेटा, इस वाले केस में सी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि 100 से सॉरी बेटा 0 से लेकर 100 केल्विन के अंदर है हीट कम आएगी, और 400 से लेकर 500 केस में हीट ज्यादा आएगी। वैसे मैं एक बात और बोल दूं कि बेटा जो हीट होगी उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डी टी। अगर मुझे पूरी हीट अगर निकालनी होगी तो बेटा ऑफ कोर्स ये आएगा। अगर मैं m को बाहर निकाल लूं तो इंटीग्रेशन टाइम्स ऑफ c इंटू डी टी। ये इंटीग्रेशन c dt जो ना, ये बेटा आपका ऑफ कोर्स एरिया अंडर द कर्व है। तो इसका मतलब 0 से लेकर 100 केल्विन तक जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी मास मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया, और 400 से लेकर 500 केल्विन तक जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो ऑफ कोर्स होगी बेटा मास मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया। ऑफ कोर्स बेटा इस वाले एरिया के मुकाबले ये वाला एरिया बड़ा है, तो इस हीट के मुकाबले ये वाली हीट आपकी छोटी है। तो बी ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। There is no change in rate of heat absorption dq upon dt in the range 400 to 500 केल्विन। 400 से 500 केल्विन के अंदर dq upon dt आपका कांस्टेंट है क्या? जी हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। dt अपॉन dt बेटा पहले से कांस्टेंट, m बेटा पहले से कांस्टेंट, और यहां पर आकर बेटा का c भी तो कांस्टेंट हो चुका है, असिम्प्टोट टाइप बन चुका है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज इन द रेंज ऑफ 200 टू 300। 200 से लेकर 300 वाले जो रेंज है इसके अंदर रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन dq अपॉन dt बढ़ रहा है क्या? m कांस्टेंट, dt अपॉन dt भी कांस्टेंट, लेकिन हम देख रहे हैं कि c बेटा ऑफ कोर्स 200 से 300 वाले केस में इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स बेटा dq अपॉन dt भी तो इंक्रीज होगा। सो डी ऑप्शन आल्सो कम्स आउट टू बी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से बेटा आंसर शुड बी आइदर ABCD या फिर मेरे बच्चे ओनली BCD। मुझे याद नहीं है बेटा एग्जैक्टली, आप ऐसा कोई कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की में या तो बेटा ये था या दिस और दिस था, है ना, चेक कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत आसान सवाल, बहुत ही इजी सा बेटा, एकदम सिर्फ वैल्यूज रखने वाला सवाल। दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस कैन बी अरेंज्ड आइदर इन द कॉन्फ़िगरेशन 1 और इन कॉन्फ़िगरेशन 2। यहां बेटा दोनों ब्लॉक्स को एक तरह से सीरीज में लगा रखा है, यहां दोनों ब्लॉक्स को पैरेलल में लगा रखा है। वन ऑफ द ब्लॉक हैज थर्मल कंडक्टिविटी K, अदर हैज थर्मल कंडक्टिविटी 2K। The temperature difference between the ends in along the x-axis is same in both the cases। बेटा यहां से लेकर यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है, तो यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस भी डेल्टा T है, ठीक है।
इट टेक 9 seconds टू ट्रांसपोर्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इन द कॉन्फ़िगरेशन 1। बेटा किसी हीट को यहां से यहां तक जाने के लिए 9 सेकंड का समय लगता है। द टाइम टू ट्रांसपोर्ट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द कॉन्फ़िगरेशन 2, सेम अमाउंट ऑफ हीट को इस वाले केस के अंदर कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सवाल। ये दोनों आपस में सीरीज में है। थर्मल रेजिस्टेंस हम बड़े आराम से जानते हैं L/K। इसका थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूंगा R डैश, दैट विल बी L/2 टाइम्स K। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R मान लूं तो बड़ा ऑफ कोर्स इसका रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। थर्मल करंट आएगा ऐसे, इस थर्मल करंट को मैं I1 लिख रहा हूं। इस केस में दोनों को पैरेलल लगा रखा है। ऑफ कोर्स बेटा इसका थर्मल रेजिस्टेंस R/2, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R। कुछ ना कुछ थर्मल करंट ऐसे आ रहा होगा। लेट्स से बेटा दैट कम्स आउट टू बी I2। कूल। I1 कितना होगा? I1 होगा पहले वाले केस में जो थर्मल करंट होगा वो कितना होगा, यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। दोनों बेटा सीरीज में है तो दैट कम्स आउट टू बी 3R/2। इस केस में थर्मल करंट कितना होगा, टोटल थर्मल करंट कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा टी अपॉन बेटा यहां से तक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, रेजिस्टेंस हम बड़े आराम से निकाल देंगे, दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बेटा मेरे ख्याल से R/3 आ गया होगा। मुझे हीट भेजनी है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि लेट से हीट पहले वाले केस में ये डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाय 9। टाइम बेटा कितना है, 9 सेकंड्स। दूसरे वाले केस में उतनी ही हीट भेजनी है तो दैट I2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मुझे टाइम चाहिए, बड़े आराम से निकाल लूंगा। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि T/9 बड़ा इज शुड बी इक्वल टू I1/I2। I1 कितना है, I1 है 2 टाइम्स डेल्टा T/3R। I2 कितना है, 3 टाइम्स डेल्टा T/R। डेल्टा टी R बेटा आपका कैंसिल। मेरे ख्याल से बेटा 9 से 9 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ T बचा। सो आंसर कम्स आउट टू बी 2 सेकंड्स। अच्छा सवाल है, मैं आराम से बड़ा इत्मीनान से पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। बढ़िया सवाल है, सुनना। ए कंपोजिट block is made of slab A, B, C, D, E of different thermal conductivities। बेटा कोई स्लैब है ऐसे, बेटा ये कोई स्लैब है ऐसे, ये बेटा कोई स्लैब है ऐसे, बेटा कोई स्लैब है ऐसे, ये बेटा कोई स्लैब है ऐसे। थर्मल कंडक्टिविटी सबकी लिखी हुई है। बेटा लेंथ वेंथ की टर्म्स दे रखी है। जैसे ये वाला जो पोजीशन है इसको 0 बोल रखा है, इसको 1L बोल रखा है। इसका मतलब ये जो थिकनेस है ये आपके पास L होगी। ये 1L बोल रखा है बेटा, ये 5L बोल रखा है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये जो लेंथ आपके पास ये 4L हो गई। ये 5L बोल रखा है, ये 6L बोल रखा है, तो ये वाली लेंथ आपके पास अगेन L हो गई है। ऑल स्लैब्स आर ऑफ सेम विड्थ। विड्थ बेटा सबकी सेम है, तो विड्थ जैसे बाहर की तरफ इसकी भी W मान सकते हो, तो इसकी भी W है। सबकी बाहर की तरफ विड्थ आपके पास लेट से W है, तो मैं विड्थ के बाहर लिख भी दूं, सबकी बेटा बाहर की तरफ जो विड्थ है वो W है। ठीक है, W देनी रखिए, बस मैंने मान लिया। ठीक है, देन इन स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तब क्या होगा बेटा, मान लो कि हीट इधर से इधर आ रही है, इधर हायर टेम्परेचर होगा बेटा, इधर लोअर टेम्परेचर होगा। करंट यूं आएगा, करंट बेटा ये तो स्लैब एक ही है, फिर इन 3 हिस्सों के अंदर बढ़ जाएगा। पहले बेटा इसमें से कुछ ना कुछ थर्मल करंट आएगा ऐसे, थर्मल करंट आएगा ऐसे, थर्मल करंट आएगा ऐसे। कुछ करंट इसमें से बेटा मैं इसको IB कह रहा हूं बेटा, कुछ करंट इसमें बेटा मैं इसे IC कह रहा हूं, इस कुछ करंट इसमें से मैं इसको ID बोल रहा हूं। फिर बेटा ये सारा करंट बेटा वापस से ई में से गुजरेगा, मैं इस करंट को IE बोल रहा हूं, और बेटा ये वाला जो करंट है मेरे पास IA है। ठीक है, देखते हैं इसका एक है ना प्रॉपर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हाँ बेटा A और E में से जो हीट करंट है वो सेम है, लग रहा है बेटा सेम, A और E में तो सेम लग रहा है, क्योंकि जो करंट यहाँ बेटा वही करंट यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, तो A और E में सेम लग रहा है, तो A तो बेटा ऑफकोर्स सही आएगा, बट ठीक है वापस पढ़ लेते हैं। द हीट फ्लोइंग थ्रू स्लैब E इज मैक्सिमम, हाँ ये भी सही लग रहा है, देखते हैं पढ़ते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब इज E इज स्मॉलेस्ट, ये करने में थोड़ा मजा आएगा। E के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सबसे छोटा होगा, ये करने में हल्का सा मजा आएगा। हीट फ्लो थ्रू C इज इक्वल टू हीट फ्लो थ्रू B एंड D, इसमें जो थर्मल करंट गुजर रहा है IC जो है वो एक्चुअली IB और ID के सम के बराबर है। ये मेरा D ऑप्शन जो वो ये वाली बात कर रहा है। तो
तो मुझे ऐसा था कि ए और बी तो बड़ा बहुत ही ना ऑब्वियस से मजा बड़ा मेरे ख्याल से सी और डी ऑप्शन में आएगा, तो मैं करता हूं। चलिए बच्चों, मैं है ना बेटा मैंने थोड़ा छोटा कर लिया ना, थर्मल करंट ऐसे आया, ये जो ए है बेटा इसको मैंने रेजिस्टेंस आर दिखा दिया, ये वायर ये और ये तीनों स्लैब आपस में बेटा पैरेलल है, इसका रेजिस्टेंस आर बी, इसका आर सी, इसका आर डी मान लिया। वापस बेटा ये वाला रेजिस्टेंस है इसको आर ई बोलते हैं। यहां पर हायर टेम्परेचर है, यहां पर लोअर टेम्परेचर है, थर्मल करंट कुछ ना कुछ ऐसे आएगा, थर्मल करंट कुछ ना कुछ ऐसे आएगा। फिर ये थर्मल करंट तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा। यहां से जो थर्मल करंट गुजर रहा होगा बी में से, मैंने उसको आई बी बोल दिया है। जो सी में से गुजर रहा होगा मैंने उसको आई सी बोल दिया है, और जो डी में से गुजर रहा होगा मैंने उसको आई डी बोल दिया है। फिर वापस तीनों मिलकर वापस से वही हो जाएगा, जो करंट आई यहां पे वही करंट आई यहां। ठीक, एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। हीट फ्लो थ्रू ए एंड ई स्लैब आर सेम, ए में और ई में थर्मल करंट सेम है। देखिए रे बेटा, ये दोनों आपस में बेटा सीरीज में है, ऑफ कोर्स यहां पर थर्मल करंट और यहां पर थर्मल करंट सेम है, तो ए तो बेटा आपका बिल्कुल सही है। बेटा एक छोटी सी बात और बोल दूं, हालांकि उसकी ऐसे जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आई बी जो आएगा ना, आईसी जो आएगा, आईडी जो आएगा, ये सारे के सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस आएंगे। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखा रखा है कि अगर आई बी अगर कभी लिखना हो ना, आई बी की वैल्यू बेटा कभी लिखनी हो, तो आप बड़े आराम से ऐसा लिख सकते हैं कि आई बी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर बी मल्टीप्लाइड बाई नेट कितना करंट आया है आई। और ये आर इक्विवेलेंट क्या है? आर इक्विवेलेंट इसका 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 इन तीनों का आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट अगर निकालना हो बड़ा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर बी प्लस बड़ा 1 अपॉन आर सी प्लस 1 अपॉन आर डी, ऐसे करके ना हम बड़े आराम से निकाल सकते, ये करंट भी निकाल सकते। एनीवेज मुद्दे पे आते, ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। हीट फ्लोन थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम, स्लैब ई से गुजरने वाली हीट विल बी मैक्सिमम। हाँ सही है। हालांकि जो ई स्लैब से हीट ट्रांसफर हो रही है वो बड़ा ऑफ कोर्स ए से भी हो रही है, लेकिन ए में और ई में हीट मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम इस बात को देख चुके हैं कि यही वाली जो हीट होगी ना वो कुछ बी में डिस्ट्रीब्यूट हुई, कुछ सी में डिस्ट्रीब्यूट हुई, कुछ डी में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो बी में, सी में और डी में मिलाकर जो हीट जाएगी वो ऑफ कोर्स ए और ई में से जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि ए और ई में से जो हीट जाएगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेटा हमारा बी ऑप्शन भी टोटली करेक्ट है। हाँ बच्चा ये इसमें आर्गुमेंट जरूर दे सकता है कि सर ई में मैक्सिमम क्यों हुआ, ई में और ए में तो बराबर है। भले ही ए में और ई में बराबर हो, लेकिन है तो मैक्सिमम ना। जैसे मान लो कि लेट्स से कोई क्रिकेट का मैच है, ठीक है, और लेट्स से कि ना अभिषेक शर्मा ने उसके अंदर मैच के अंदर रन बनाए लेट्स से 120, और संजू सैमसन ने भी रन बनाए 120, और बाद में लेट्स से कि हार्दिक पांड्या ने रन बनाए 10, बड़ा मान लो कि तिलक ने बड़ा रन बनाए लेट्स से 5, और रिंकू ने लेट्स से रन बनाए 0 एंड सो ऑन, बाकी सबके कम है। अब कोई मुझसे कहे, एक स्टेटमेंट बोले कि अभिषेक शर्मा ने पूरी की पूरी इनिंग के अंदर मैक्सिमम रन बनाए, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स ट्रू। हाँ, इसका अगर ये वाला स्टेटमेंट होता है कि संजू सैमसन ने इस इनिंग के मैक्सिमम रन बनाए तो वो भी सही होता, लेकिन अभिषेक शर्मा ने मैक्सिमम रन बनाए, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि जो ई है उसमें जो बड़ा हीट फ्लो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो इट शुड बी करेक्ट। ठीक है, बात समझ में गई? तो आपका बी ऑप्शन भी बड़ा सही है। अगेन बेटा हो सकता है कि बेटा एक्चुअल आंसर के अंदर बी ना हो, है ना, इसमें डिस्क्रिपेंसी थी, बट इसका आर्गुमेंट यही है। एनीवेज, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लास्ट बेटा हीट फ्लो थ्रू सी इज इक्वल टू बेटा, इसके लिए बेटा मुझे ऑफ कोर्स है ना थर्मल रेजिस्टेंस सारे के सारे चाहिए होंगे। लिखते हैं ए का थर्मल रेजिस्टेंस, बेटा जो ए वाला है इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा, लेंथ, लेंथ बेटा ऑफ कोर्स एल अपॉन के, बेटा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, अपॉन एरिया, एरिया बेटा ऑफ कोर्स होगा दिस इनटू दिस, बेटा ये लेंथ तो है 4L, बेटा ये है W, तो 4LW। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगर बी का रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो करंट बेटा ऐसे आ रहा है, तो L, L बेटा इसका ऑफ कोर्स 4L अपॉन के, बेटा के मेरे पास है 3K, विड्थ उससे बेटा एरिया, एरिया बेटा मेरे पास ऑब्वियस बात आएगा कितना, विड्थ इनटू बेटा ये एल, एल इनटू विड्थ। इसी तरह से बेटा सी का रेजिस्टेंस आएगा
लेंथ, बेटा लेंथ है आपके पास कितनी बेटा 4L अपॉन के, बेटा के इसका 4K। रही बात बेटा एरिया की, एरिया बेटा ऑफ कोर्स होगा, ये लेंथ बेटा 2L, बेटा चेक कर लो ये लेंथ 2L है बेटा, ये L दे रखा है, ये 3L दे रखा है, तो बेटा देना ये 0 दे रखा है, ये L दे रखा है, ये 3L दे रखा है, तो ये लेंथ आपके पास 2L, तो 2L इंटू आपके पास विड्थ। सी बेटा आपके पास हो चुका, डी का रेजिस्टेंस कितना आएगा L, L बेटा आ गया 4L अपॉन के, बेटा के आपके पास आ गया है 5K। एरिया, एरिया बेटा आ जाएगा ऑफ कोर्स L इंटू डब्ल्यू, L इंटू डब्ल्यू, और बेटा आपके पास जो E है इसका रेजिस्टेंस आपके पास जाएगा L, बेटा ये करंट जा रहा है इस तरफ, लेंथ है L, के बेटा ऑफ कोर्स इसका 6K, इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा बेटा ऑफ कोर्स यहां से तक की लेंथ तो 4L बेटा W 4L W, L से L निपटा दें तो आई थिंक दिस हैज बिकम 1/8KW। यहां अगर मैं L से L निपटाऊं बेटा दिस इज 4/3KW। यहां अगर मैं L से L निपटाऊं बेटा 4 से 4 निपटाऊं तो 1/2KW। यहां बेटा अगर मैं L से L निपटाऊं तो 4/5KW। यहां बेटा L से L निपटाया तो आई थिंक L/24 टाइम्स KW। बस कंपेयर करने के लिए काम करता हूं, मैं इस 1/KW को R लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास एक तरीके से R/8 आ गया, ये बेटा मेरे पास 4/3R आ गया, ये मेरे पास बेटा कितना R/2 आ गया, ये मेरे पास बेटा 4/5R आ गया, और ये बेटा मेरे पास ऑफ कोर्स R/24 आ गया। ठीक है, कंपेयर करने के लिए बेटा ठीक है, मैंने ऐसे लिखते हैं ना, ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सारे रेजिस्टेंस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे चलिए बेटा, मैं इसको थोड़ा सा बेटा अगले पेज पे इन रेजिस्टेंस को यूज करता हूँ। मैं इन बेटा वैल्यूज की जगह जो मैंने वैल्यूज निकाल रखी ना वो यूज कर लेता हूँ। ए का बेटा कितना रेजिस्टेंस था R/8, बेटा बी का रेजिस्टेंस कितना 4/3R, सी का कितना R/2, डी का कितना 4/5R, और डी का रेजिस्टेंस कितना, सॉरी ई का कितना R/24, मैंने सही लिखी ना 4, ठीक सही लिखी। अब हम है ना मेरे जो बाकी ऑप्शंस हैं बेटा उनको रीड करने की कोशिश करते हैं, है ना, खास तौर से हमारे जो सी और डी ऑप्शंस हैं उनमें हमें बड़ा इंटरेस्ट है, उनको रीड करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें एग्जैक्टली क्या क्या कह रहे हैं। पहले मैं एक बार ना सी पढ़ता हूं, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट, स्लैब ई के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सबसे लीस्ट है, ऑफ कोर्स बेटा हमारे ओम्स लॉ से आ जाएगा। हम जानते हैं कि थर्मल करंट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा स्लैब के अक्रॉस दैट इज थर्मल करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ए स्लैब के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, बी सी डी बेटा तीनों पैरेलल में, उनके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही रहेगा, और ई के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, मुझे 3 टेम्परेचर डिफरेंस कंपेयर करना है। ए के अक्रॉस और ई के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कंपेयर करना सबसे आसान है, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जिसके अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। इसका रेजिस्टेंस R/8 है, इसका रेजिस्टेंस R/24 है, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें थर्मल करंट 1/3 होगा एज कंपेयर टू दिस। कब कुल मिलाकर ऑब्वियस बात है कि मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ई का थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो ए के थर्मल रेजिस्टेंस से छोटा है, तो ऑब्वियस बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ई जो आएगा वो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए के मुकाबले छोटा होगा। तो ए और ई में तो कंपैरिजन हो गया। अब बच्चों बोलेगा सर कंपैरिजन बीसीडी वर्सेस ई करो, बड़ा कर देंगे, लेकिन बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग देखना कंपलसरी नहीं, तीनों को एक साथ भी देख सकते हो। आप ऐसे कर लो, ये बेटा मेरे पास ए आ गया, ये बेटा बी सी डी को मैं तीनों को ना एक ही रेजिस्टेंस से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट 1/R1 4R/3 प्लस बेटा 1/R2 बेटा 2 चला जाएगा ऊपर, 1/R3 आई थिंक बेटा 4R/5, आई थिंक बेटा 4R तो बेटा मेरे पास एलसीएम आ गया, यहाँ 3 आ गया, बेटा यहाँ पर शायद 8 आ गया, बेटा यहाँ पर 5 आ गया,
आर इक्विवेलेंट की बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है 4r अपॉन बेटा कितना 12, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बी r/3। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना। नहीं नहीं बेटा गलत दे दिया ना, हाँ गलत लिख दिया, 16 सॉरी बेटा, सही लिखा ना। 4 मैंने एलसीएम लगा दिया बेटा, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पास 5 बच गया बेटा, ये 4 से गुना किया 8, 8 और 3 11, 11 5 16, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 4r/16, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी r/4। तो ये बेटा मेरे पास रेजिस्टेंस r/4 है। तो इन तीनों को मैंने r/4 से रिप्लेस कर दिया, जो थर्मल करंट इसमें वही थर्मल करंट इसमें वही थर्मल करंट इसमें। तो इन तीनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब बेटा इन तीनों के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस बेटा बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, एक ही बात है, विल बी द एक्चुअल थर्मल करंट जो बेटा पूरे स्लैब में है मल्टीप्लाइड बाय बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो, दैट इज आई मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस मेरे पास वो r/4 है। अगेन बेटा वही बात वापस से होगी, जो थर्मल करंट आपके पास ई में से वही ऑफ कोर्स इस पूरे पूरे कंपोजिट स्लैब में से है। इसका रेजिस्टेंस आपके पास r/24 है, इस कंपोजिट का रेजिस्टेंस r/24 है। इसके मुकाबले ये वाला रेजिस्टेंस 1/6 है, तो बड़ा ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिफरेंस भी इसके मुकाबले इसका 1/6 होगा। तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास हम बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि डेल्टा टी ऑफ ई जो है वो हमारे पास लीस्ट आ चुकी है। इवन अगर किसी ने अगर रेशियो अगर पूछा होता हम रेशियो अगर भी निकाल लेते, जो रेशियो बेटा रेजिस्टेंस का है वही रेशियो आपके थर्मल करंट का भी है, इसका, इनका कंपोजिट का और इसका, इन तीनों का बड़ा ऑफ कोर्स बड़े आराम से हम टेम्परेचर डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, ई का बड़ा लिस्ट आ गया। अब लास्ट सवाल बचा है बेटा, लास्ट सवाल क्या बचा है कि मुझे साफ साफ बेटा ये बोल रखा है लास्ट वाले सवाल के अंदर कि सी वाली स्लैब के अंदर जो थर्मल करंट गुजर रहा है वो बी वाले में से करंट थर्मल करंट में से और डी वाले थर्मल करंट में से का जो सम है उसके बराबर है। कर लेंगे चेक बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सी में से कितना थर्मल करंट गुजर रहा है ये निकालना तो आसान सा काम है। यहां से तक का बेटा ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन बेटा सी का रेजिस्टेंस, दैट इज डेल्टा टी अपॉन बेटा r/2, दैट इज 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन r। मुझे बी और डी का भी चाहिए, थर्मल करंट इन बी एंड थर्मल करंट इन डी, बेटा दोनों का सम चाहिए। बी में से थर्मल करंट कितना होगा, ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिफरेंस, बेटा टेम्परेचर डिफरेंस तो इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस सेम ही है, तो डेल्टा टी अपॉन बेटा इसका रेजिस्टेंस बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 4r/3, इसके अक्रॉस बेटा दैट कम्स आउट बी डेल्टा टी बेटा 4r/5, बेटा 4r तो बेटा मेरे पास कॉमन आ गया बेटा, ऊपर डेल्टा टी भी कॉमन आ गया बेटा, 5 और 3 बेटा कितना आ गया 8, दैट कम्स आउट बी 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन आर। एज यू कैन सी दैट कि बेटा वैल्यूज बड़े आराम से इस तरह से एडजस्ट हुई कि आईसी की जो वैल्यू है वो आईबी और आईडी के एग्जैक्टली सम के बराबर आ रही है। इट मींस दैट कि हम कॉन्फिडेंटली ऐसा कह सकते हैं कि आईसी जो होगा वो आईबी और आईडी के सम के बराबर है। सो ऑफ कोर्स बेटा डी ऑप्शन आल्सो कम्स आउट टू बी करेक्ट। सो व्हाट शुड आइडियली बी द आंसर, ऑफ कोर्स बेटा आइडियली द आंसर शुड बी ए बी सी डी, है ना। एंड बेटा सारी बात मेरे ख्याल से बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड ठीक है, आंसर शुड व्हाट ए बी सी डी, सारे ऑप्शन आपके बेटा आराम से सही है। ठीक है, हालांकि बेटा कुछ आंसर कीज के अंदर बेटा बी नहीं दे रखा, लेकिन मैंने आपको बेटा बी का जो आर्गुमेंट है वो समझा दिया है। बी के अंदर से थर्मल करंट बेटा ऑफ कोर्स मैक्सिमम है, हालांकि ए में से भी वही है बट मैक्सिमम तो फिर भी है ना। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए बी सी डी। आगे चलते हैं, आसान सा सवाल बेटा, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। दो स्फेरिकल बॉडीज हैं बेटा, रेडियस दे रखे हैं 6 और 18 और उनके टेम्परेचर दे रखे हैं T1 और T2। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज 500 नैनोमीटर, बेटा लैम्डा एम दे रखा है। लैम्डा एम मतलब बेटा द वेवलेंथ फॉर द मैक्सिमम एमिशन। ए के लिए बेटा वो 500 है और बी के लिए 1500 है। ए का लैम्डा बेटा दे रखा है 500 नैनोमीटर और बी के लिए जो लैम्डा है मतलब वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम एमिशन जो है वो 1500 नैनोमीटर है। ठीक है, इसके मुकाबले बेटा इसका लैम्डा 3 गुना है। अब मैं बड़े आराम से जानता हूं कि लैम्डा इनटू कैपिटल टी इज इक्वल्स टू वेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके मुकाबले बेटा इसका अगर लैम्डा अगर 3 गुना है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका अगर टेम्परेचर टी है तो बेटा इसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स 3T है। ठीक है, लैम्डा इंटू टी बेटा कांस्टेंट है तो बेटा लैम्डा 3 गुना तो टेम्परेचर 1/3। Considering them to be black bodies, what is the ratio of the rate of total energy radiated by A to B? बेटा एनर्जी का रेशियो पूछा है,
एनर्जी का रेशियो निकाल लो बेटा, पावर का रेशियो निकाल लो, एक ही बात, क्योंकि टाइम तो ऑफकोर्स दोनों में सेम मान के चलेंगे। ये तो काफी आसान हो गया। और रेशियो में बेटा ऑफकोर्स हम यूनिट्स वगैरह की चिंता नहीं करते। पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ बी बेटा व्हाट, ई ए सिग्मा ए के टेम्परेचर की पावर 4 अपॉन बेटा ऑफकोर्स ई ए डैश सिग्मा बी के टेम्परेचर की पावर 4। बेटा ई ई कैंसिल, दोनों ब्लैक बॉडी है, सिग्मा सिग्मा बेटा आपका कैंसिल। एरिया बेटा स्फेरिकल बॉडी है तो 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, बेटा 4 पाई बेटा आपके पास कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ ए, मैं बेटा थोड़ी मक्कारी कर रहा हूं, चलेगा ना यार, चलो ठीक है कर दो। 4 पाई रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर इंटू बेटा टेम्परेचर ऑफ ए की पावर 4 अपॉन बेटा 4 पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ बी की पावर 4। हो गया बेटा सवाल। 4 पाई बेटा 4 पाई कैंसिल, रेशियो पूछे बेटा, इसलिए यूनिट्स वगैरह चेंज करने की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ ए बेटा मुझे 6 दे रखा है, रेडियस ऑफ बी बेटा मुझे 18 दे रखा है, बेटा स्क्वायर कर देंगे यहीं पे। टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन बेटा टेम्परेचर ऑफ बी, बेटा टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी बेटा मेरे पास 3 आ गया, तो 3 रेज़ टू पावर 4। बेटा ये मेरे ख्याल से कितना आ गया, 1/3, बेटा मेरे ख्याल से 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू पावर 4। आई थिंक दैट कम्स आउट विद 3 का स्क्वायर, सो आंसर शुड बी ऑब्वियसली 9। कुछ ज्यादा आसान था, आगे चलते। अच्छा सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है, काफी बड़ा ठीक है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का सवाल है एंड कुछ सीखोगे बेटा इसके अंदर। एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ मुझे 10x दे रखी है, हैज इट्स वन एंड इन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बेटा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, अदर एंड इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बेटा पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेटा ये एक तरीके से आपके पास मेल्टिंग पॉइंट पे, ये आपके पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे है। If a point P on the rod is maintained at 400 डिग्री सेल्सियस, बेटा कोई पॉइंट P है जहां का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, then it is found that equal amount of water and ice evaporates and melts per unit time। यहां 400 डिग्री सेल्सियस से बेटा हीट यूं आएगी, यहां 400 डिग्री सेल्सियस से हीट यूं आएगी, ये जो हीट जा रही है इसकी रेट मैंने I1 मान ली है, ये जो रेट हीट आ रही है इसकी रेट मैंने I2 मान रही है। ये जो हीट है ये बराबर बराबर आइस पिघाल रही है, ये जो हीट आ रही है ये उतने ही पानी को स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The latent heat of vaporization of water is given as this much and latent heat of melting is given as this much। बेटा मुझसे क्या पूछ रखा है, जो पॉइंट P है ना बेटा वो लैम्डा x डिस्टेंस की दूरी पर है A वाले एंड से, बेटा जहां पर आपके पास आइस है ना वहां से बेटा आपके पास ये A वाले हिस्से पर बेटा आइस है और ए वाले हिस्से से लैम्डा एक्स डिस्टेंस पर आपके पास 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। तो मुझसे लैम्डा की वैल्यू पूछिए। तो कुल मिलाकर मुझसे ये पूछा है कि जो पॉइंट है ना जहां पर 400 डिग्री सेल्सियस है वो वाला पॉइंट कहां पर है, सोच लें, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो थर्मल करंट आ रहा है I1, दैट इज ऑफ कोर्स बेटा dq अपॉन dt। दिस dq कैन बी रिटन एज बेटा व्हाट, दिस dq कैन बी रिटन एज dm इंटू LF। LF मतलब बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो DQ है ये DM हीट के पानी को बेटा सॉरी बेटा आइस को लगातार वो पिघालता जा रहा है, पिघालता जा रहा है, पिघालता जा रहा है। टोटली फाइन अपॉन बेटा ऑफ कोर्स DT। इसी तरह से बेटा मेरे पास यहां पर I2 है, I2 को मैं बड़े आराम से लिखता हूं, दैट इज DQ डैश अपॉन बेटा DT। ये DQ डैश बेटा क्या कर रहा है, लगातार बेटा पानी को उबाल रहा है, उबाल रहा है, तो दैट इज बेटा ऑफ कोर्स जितने पानी को पिघाल रहा है इंटू बेटा व्हाट LF अपॉन बेटा व्हाट DT। ये DM अपॉन DT और ये DM अपॉन DT दोनों सेम है। मैं नहीं बोल रहा बेटा, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि जितना आइस पिघल रही है बेटा उतना ही आपका पानी बॉईल हो रहा है। तो ये DM अपॉन DT बेटा आपके दोनों सेम है। दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास बड़े आराम से आ गया I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू LF अपॉन LV। सॉरी बेटा यहां पर LV आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। LF बेटा सवाल में शायद मुझे 80 कैलोरीज पर ग्राम दे रखा है, LV बेटा मुझे शायद 540 कैलोरीज पर ग्राम दे रखा है। कैलोरीज पर ग्राम बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट 8/54 या बेटा 4/27। ये थर्मल करंट की रेशियो है। I1 को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, I1 इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर बेटा दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी बेटा डेल्टा टी के क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन यहां से यहां तक की लेंथ बेटा दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा एक्स, इजंट इट। इसी तरह से मैं I2 को बड़े आराम से लिखता हूं, I2 की वैल्यू बेटा क्या होगी, K बेटा K तो वही रहेगा, जो रोड तो सेम ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम ही रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस बेटा टेम्परेचर डिफरेंस इज 300 डिग्री सेल्सियस
अपॉन बेटा यहां से तक की लेंथ बेटा दैट कम्स आउट टू बी 10x माइनस लैम्डा एक्स। बेटा मेरे ख्याल से I1 अपॉन I2 की बेटा मुझे रेशियो पता है। जैसे मैंने दिस अपॉन दिस किया बेटा देखना क्या आया, I1 अपॉन I2 जैसे ही बेटा मैंने किया 400 अपॉन 300, 400 अपॉन 300 बेटा किया के ए बेटा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, बेटा एक्स भी बेटा आपका कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ बेटा वो लैम्डा बचेगा। और I1 अपॉन I2 करोगे तो बेटा मेरे ख्याल से 10 माइनस लैम्डा ऊपर चला जाएगा और एक लैम्डा बेटा नीचे आ जाएगा, चलेगा ना। एंड इट शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट 4 अपॉन 27। बेटा कैलकुलेशन में कुछ मेरी हेल्प करना चाहो तो कर दो बेटा, ठीक है। बेटा मेरे पास आ गया शायद 40, बेटा कितना 40 माइनस 4 लैम्डा अपॉन बेटा क्या 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 27। बेटा 27 को मल्टीप्लाई करना, 27 दूनी 54, 54 इंटू बेटा 2 108 1080 माइनस बेटा 108 ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट 12 लैम्डा। बेटा ठीक है ना, मेरे पास आ गया 1080 इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट 120 ऑफ लैम्डा। बेटा लैम्डा की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी 1080 अपॉन बेटा कितना 120, 12 में 108, बेटा लैम्डा कम्स आउट टू बी 9। ये जो लैम्डा है बेटा मेरे पास ये 9 आ गया, तो बेटा ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस आपके पास 9x है, बेटा आपके पास ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स 1x, ठीक है। मेरे ख्याल से बेटा सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये बेटा मैंने आज आपके लिए हीट ट्रांसफर सॉल्व कर दिया है। एंड अगेन बेटा आई विल ट्राई दैट कि बेटा मैं थोड़ी देर में केटीजी थर्मोडायनामिक्स भी आपके लिए सॉल्व कर ही दूं। आप बेटा लगातार पढ़ाई करते रहना, आपको कुछ भी चाहिए होगा प्लीज लेट मी नो। ऑल द बेस्ट, बाय।